हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आइए आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी का, जो हम सीरीज चला रहे हैं विजन पीटी 365 का। उसमें इकोनॉमी पार्ट 2 में चलते हैं। देखिए, पहला वीडियो जो था थोड़ा बड़ा हो गया था और क्योंकि उसमें हमने बहुत डीप डिस्कशन किया था, हर एक पॉइंट, हर एक मीनिंग, जितने भी उसमें टर्म यूज किए गए थे। ऐसा नहीं कि आज हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। वैसे मुझे लगता है जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर एक एक पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे तो पूरा एक लाइक इकोनॉमी का पूरा सेट आप 4 साढ़े 4 घंटे में कंप्लीट कर जाओगे। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। वैसे मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। बेसिकली मैं एक-एक लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं आपका। आप एक बार रिवाइज़ कर लोगे, सब कुछ तैयार हो जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ाइए आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेशन लेवल हाई होता है, फिर जल्दी-जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है इस वीडियो में मैं, लेकिन जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हमारा आएगा साइंस एंड टेक का, और साइंस एंड टेक के बाद मैं ले आऊँगा एनवायरनमेंट, क्योंकि ये 3 जो है ना, ये पीटी 365 लाइक इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। इनको हर एक इसमें टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ की जाती है कि बेसिकली ये करंट तो होता ही नहीं है। आपका मैक्सिमम जो स्टैटिक पोर्शन होता है, उसको करंट से थोड़ा-सा न्यूज़ में यूटिलाइज़ करके बस पूरा स्टैटिक ही छाप देते हैं। तो इसलिए हम इन तीनों को पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटी तो वैसे भी जल्दी हो जाती है। बाकी जितने इंटरनेशनल अफेयर्स है तो वो तो मैं न्यूज़ में आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन मैं उसको डीपली अच्छे से डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें, इंटरनेशनल अफेयर की भी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक? तो देखो इसमें क्या लिखा है, मैं इन चीज़ों को बस केवल कुछ चीज़ें हाइलाइट करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ के बतानी है। बाकी जो टर्म यूज़ कर देते हैं ये लोग, एक बार मैं इसको पूरा-पूरा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें देखता हूँ कि क्या बताना है। तो मैं ये लाइन टू लाइन नहीं देख रहा हूँ कि क्या पढ़ाना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं और क्या करंट में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लाइक जीएसटी क्यों आया था? देखो, हर एक स्टेट में ना, कोई सपोज़ करो कि कोई कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हर जगह ना एक टाइप का टैक्स लगता था। स्टेट अपने लिए टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी तो बजट देना होता है। उनका स्टेट का खुद से अलग का बजट होता है, सेंटर का अलग अलग से बजट होता है, तो पैसे कहाँ से आएँगे? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मल्टीपल टैक्स सिस्टम हो गया था, ठीक? हर एक स्टेज बाय टैक्स लगने लगा था। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ ऐसा ले आना चाहिए। देखो, इससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक सिस्टम हो जाता है ना, आपको पता नहीं कि कहाँ आप पे टैक्स लग जाएगा। ₹10 का सामान प्रोड्यूस किया कुछ, और पता चला स्टेट में एक टैक्स लग रहा है, सेंटर पे, फिर वो बार-बार टैक्स लगते-लगते उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है और कंपैटिबल होता नहीं, कम्पीट कर नहीं पाता वो दूसरों से, ठीक? तो इसलिए जीएसटी का सिस्टम है। अच्छा, जीएसटी में क्या आया? अब सेंटर ने क्या किया कि स्टेट से सारे टैक्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें छीन ली, ठीक? अब छीनने के बाद खुद अपने हाथ में रख लिया। तो इससे क्या होगा? अब सपोज़ करो कि कुछ ₹100 अभी टैक्स में आ रहे हैं, और इससे पहले सेंटर को केवल 30 मिलते थे, 70 अलग-अलग स्टेट को मिलते थे। अब तो 70 100 के 100 पूरे सेंटर के पास आ गए। तो अब स्टेट अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगे? तो जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है ना, जो फाइनेंस कमीशन जो होता है, टैक्स हर बार बताता है कितना-कितना जाएगा किसको-किसको। 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है और 15 चल ही रहा है एनके सिंह का, तो इसमें 41% प्लस 1 डिवोल्यूशन हुआ है। तो बेसिकली ऐसे ही डिवोल्यूशन होता है। 41% स्टेट को जाएगा, प्लस 1 जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के लिए रखा, यूनियन टेरिटरी के लिए रखा गया, ठीक? ये सारी चीज़ें हैं। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो उनको पहले यूनियन बजट से कुछ पोर्शन मिलता था, उसमें ये बताया गया है कि आपको टैक्स ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब सारे टैक्स सेंटर ही ले रही है। तो उस हिसाब से टैक्स भी स्टेट को ज़्यादा मिलेगा, और प्लस में सपोज़ करो कि पहले किसी स्टेट को ₹20 मिलते थे, ठीक? अब यहाँ बजट से उसको कुछ ₹15 आ रहे हैं। तो कंपल्शन अभी ₹5 उन्हें और चाहिए, वो बोलेंगे क्योंकि हमें 5 और मिलने चाहिए। तो सेंटर ने बोला कि देखो, टैक्स इस हिसाब से हम दूसरों को जब बाँटते हैं तो उसमें कुछ ऐसा बच नहीं रहा कि हम आपको ₹5 दें, तो ये कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब हम कॉम्पेंसेशन सेस लगाएँगे। जो कुछ अच्छे गुड्स हैं जो ज़्यादा परचेज़ हो रही हैं, और बेसिकली वो इनके लिए जिनकी इनकम हायर है उनके लिए, तो उन पे हम कॉम्पेंसेशन सेस लगाएँगे, और ये कॉम्पेंसेशन सेस से जो अमाउंट आएगा, वो हम कॉम्पेंसेट करेंगे स्टेट्स को, जो उनको टैक्स डेवोल्यूशन के टाइम पे कम मिला था, ठीक? तो ये होता है कॉम्पेंसेशन सेस, नीचे कहीं आपको जाके मिलेगा। अब जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है, ठीक? फिर इसके अंदर एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई आर्टिकल 279 ए के अंदर। जीएसटी काउंसिल में कुछ मेंबर होते हैं, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं, ठीक? इससे तय होता है कि इस टाइम पे जीएसटी के बेसिकली 5 स्लैब हैं। कुछ पे 0% लगता है, कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18%, और लग्ज़री गुड्स पे 28%। अब लग्ज़री गुड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, खाने-पीने की सारी चीज़ें तो हर किसी को चाहिए, चावल, गेहूँ, आटा, जो कुछ भी आपको खाना है, सब्जियाँ, ये। लेकिन सपोज़ करो कि आप होटल में जा कर के और दाल मखनी और ये नान रोटी ऑर्डर कर रहे हो, तो ये लग्ज़री गुड में आ गई ना। आप रोटी भी तो खा सकते थे। पर आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो, या आप अल्टो कार भी खरीद सकते थे, इंडिका, अल्टो, बहुत सारी कार आती हैं जो 10 टू 12 लाख के अप्रॉक्स आ जाती हैं, ठीक? अब आप बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये लग्ज़री गुड्स हैं। आपके पास पैसे हैं तभी आप इसको खरीद पा रहे हो, और बाकी लोगों के पास पैसे नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। अब पता चलता है इन चीज़ों की प्राइस बहुत हाई हो जाती है, और आपके पास बहुत पैसे कहीं से आ रहे हैं। तो इसको हम लोगों में थोड़ा-थोड़ा करके बाँटेंगे। कैसे बाँटेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आपसे पैसे लिए दूसरे को दे दिया, नहीं। अब आप पे हम लगाएँगे एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स या तो सरचार्ज या सेस के टर्म में लगता है, ठीक? तो सेस लगाते हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक? एक्स्ट्रा सेस, लाइक एजुकेशन एजुकेशन सेस लगता है, ठीक?
एजुकेशन सेस लगता है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनी ज़्यादा बिलियनियर लोग होते हैं, सॉरी, तो उन पे सेस लगाती है गवर्नमेंट एजुकेशन की। इसको यहाँ से जो भी पैसा आएगा हम उसको एजुकेशन में खर्चा करेंगे। तो ऐसे इन जो गुड्स होती हैं इन पे भी सरचार्ज या टैक्स या सेस जैसी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो ठीक, अब लग्ज़री हो गई कि आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे हैं तो आप खर्च, घर में भी तो आप खाना खा सकते थे, लेकिन नहीं, पैसे हैं तो हम 5 स्टार होटल में खाएँगे, पैसे हैं तो हम लग्ज़री कार खरीदेंगे, पैसे हैं तो हम लग्ज़री आइटम परचेज़ करेंगे। ठीक, हम ये सारी चीज़ों के लिए तो इन्हें लग्ज़री गुड कहते हैं, इसलिए इन पे ये टैक्स लगाए जाते हैं एक्स्ट्रा। अब एक तो ये हो गया, और दूसरा आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आपको रोज़ टोबैको चाहिए, कुछ तंबाकू के कुछ पैकेट आपको चाहिए ही चाहिए, हार्मफुल हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है अब जब खुद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने लिए, तो हम क्यों हो रिस्पॉन्सिबल? तो गवर्नमेंट कहती है चलो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सेट करते हैं, और उसका ये है कि हम आपको मार के तो रोक नहीं सकते हैं, तो हम आपको टैक्स की मार लगाएँगे। लाइक कुछ ₹1 में कुछ कोई तंबाकू की पैकेट आ रही है तो इसमें इतने टैक्स लगाएँगे वो ₹3 की हो जाए। आप देख रहे हो लोग फिर भी खरीद रहे हैं, ठीक? लेकिन गवर्नमेंट यहाँ से बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इनको कहते हैं डीमेरिट गुड। क्योंकि इनकी कोई मेरिट तो है नहीं ना, आप ज़बरदस्ती इन चीज़ों को खा रहे हो, इससे आपको ही हानि होगी और बाद में आपके ही पैसे हेल्थ सेक्टर में जाके आप हेल्थ इश्यूज़ होंगे, फिर पॉकेट मनी आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे आपके जाके लगेगी, हॉस्पिटल में आप भर्ती होगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे पैसे खर्च होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है जब आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे हो तो हम आप पे टैक्स और लगाएँगे, इन सारी चीज़ों को महँगा कर देंगे। तीसरा होता है सिन गुड। सिन गुड क्या होता है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें बहुत अनडिज़ायरेबल हैं सोसाइटी के लिए, ठीक? आप देखोगे टोबैको मैक्सिमम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, टोबैको हो गया, ये सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीज़ें लोग बहुत ठीक-ठाक अमाउंट में लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जैसे हो गया आपका अल्कोहल हो गया, ठीक? अब अल्कोहल का क्या है कि ये सिन गुड की कैटेगरी में आता है। अल्कोहल हो गया, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, फिर घर बेच के आपको जुआ खेलना ही खेलना है। तो गवर्नमेंट कहती है सिन गुड है। इस पे तो हम ऐसा टैक्स लगाएँगे कि आपके घर भी बिक जाएगा और आप गैम्बलिंग जो करोगे दूसरे दिन घर पे आके आपके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा, फिर माँग के ही खाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट और ज़्यादा टैक्स लगाती है, ठीक? इनको जीएसटी के स्लैब में इसलिए नहीं रखती हैं क्योंकि जीएसटी पे आप मैक्सिमम 28% तक ही ला सकते हो, ठीक? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। अब इन दोनों को आप याद रखना, अल्कोहल हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अल्कोहल से जो भी चीज़ें बनती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको जीएसटी की कैटेगरी में नहीं रखा गया है क्योंकि ये इन चीज़ों पे अगर इनको जीएसटी की कैटेगरी में रखा जाएगा तो 28% से ऊपर आप टैक्स लगा नहीं सकते। जितने भी जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं उन पे मैक्सिमम आप 28% ही टैक्स लगा सकते हो, ठीक? तो इन सारी चीज़ों पे कुछ स्टेट, कुछ सेंटर करके अलग-अलग, स्टेट भी लगाता है इन पे, ऐसा नहीं है। स्टेट भी लगाएगा, सेंटर भी लगाएगा, तो इनके टैक्सेस हाई हो जाते हैं। ₹100 का सामान 140-145 रुपए में जाता है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको लग्ज़री, सिन और डिमेरिट गुड पढ़ा दिया, साथ में मैंने आपको कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है ये भी पढ़ा दिया, कॉम्पेंसेशन कैसे दिया जाता है। ये देखो यहाँ पे, हाँ सर, यूज़ किया गया, ठीक? और ये 2026 मार्च तक चलेगा, ठीक? तो ये सारी चीज़ें इसमें। अब इसके बाद अगर हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं तो हाँ, ये कुछ फीचर्स हैं, मैंने आपको स्लैब भी बता दिया क्या होता है। आपको जीएसटी या नेटवर्क जो मिलता है, जो लोग भरते हैं टैक्स वगैरह, आप ये देख लो, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। हाँ, एक और चीज़ रह गई थी कि सपोज़ करो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, ठीक? अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो आप सोचोगे कि सेंटर ले आया है तो वही प्रिवेल करेंगे हर चीज़ों में, लेकिन नहीं। सपोज़ करो ये जीएसटी काउंसिल है, ठीक? और ये सेंटर हो गया, ये है स्टेट, ठीक? 2/3 मेजॉरिटी इनकी रहेगी, 1/3 इनकी, और जो भी कुछ पास होता है आपको पता है 2/3 से ही पास होता है, ठीक? अब यहाँ पे क्या करना, अगर आपको सेंटर की चीज़ों को नहीं मानना है, तो आपकी सेंटर की, सपोज़ करो कि एक गवर्नमेंट है, एनडीए की पार्टी है, अब मैक्सिमम स्टेट में भी ये रूल कर रहे हैं और सेंटर में भी, तो जो भी ये डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा, ठीक? आप और बाकी पार्टीज़ कुछ नहीं कर सकती। तो आप अगर सेंटर में नहीं आ रहे हो तो स्टेट में ज़्यादा संख्या में आओ, अलग-अलग स्टेट में, तो उससे क्या होगा कि आप उसमें डिसीजन मेकिंग पावर आप में आ जाएगी, और नहीं तो जिसकी गवर्नमेंट रहेगी उसी का डिसीजन होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चलते रहते हैं, तो थोड़ा-सा आप इसको समझ लीजिए, ठीक? बाकी ये कैसे अपॉइंटमेंट होता है, 70 साल, ये आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, सब इतना नहीं पूछता, और जो भी पूछेगा वो आप पॉलिटी में पढ़ ही ले जाओगे, ठीक? मैंने आपको पहले बता दिया था, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड लिक्विड पे नहीं लगता, ठीक? स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी लगाता है। एक्साइज़ का क्या मतलब होता है? जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो उसपे एक्साइज़ लगती है, और जब आप कुछ बाहर से इम्पोर्ट करते हो तो उसपे कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक? अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक? अब सपोज़ करिए एक फ़ोन है, ठीक? अब आपको ये मैन्युफैक्चर करना है, इसमें कुछ 5 आइटम लग के ही बनेगा, ठीक? अब इंडिया में, वैसे आपको पता है इंडिया में इतनी कंपनीज़ थी नहीं पिछले कुछ सालों में, जो फॉरेन की कंपनीज़ है वही इंडिया में आके बना रही हैं, फ़ोन मैन्युफैक्चर इंडिया में ही कर रही हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया इंडिया फ़ोन के लिए, ठीक? अब एक कंपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, कह रही है नहीं हम फ़ोन बनाएँगे, लेकिन अब इनके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि चिप चाहिए इसके लिए, बाकी जो भी सारी चीज़ें लाइक वो ग्लास चाहिए होता है, टच स्क्रीन चाहिए होती है, सारी चीज़ें जो भी चाहिए उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, अब इनके पास कुछ है नहीं, ठीक? इन्होंने स्टार्ट किया कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और हम बनाएँगे। तो अब ये क्या करेंगे, पाँचों चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे। अब जब इम्पोर्ट होता है तो गवर्नमेंट अलग-अलग टैक्स लगाती है इन सब पे। तो जब अलग-अलग टैक्स लगाती है तो सबज्यूम होके सारी चीज़ें आके टैक्स बर्डन हो जाता है। सपोज़ करो कि कोई एक आइटम ₹5 का था, ठीक? और 5 आइटम है ₹25 के पड़े। अब गवर्नमेंट कहती है इन पे तो हम लगाएँगे ठीक-ठाक टैक्स, एक आइटम आपका ₹8 का पड़ रहा है, ठीक? हर एक, तो 8 को
5 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो कुछ 40 रुपये का आपका फ़ोन बना जाके, ठीक। और जो बाहर से कंपनीज लेके आ रही हैं, सीधा सीधा फ़ोन ही आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उनके यहाँ कुछ आप सोचो कि 5 रुपये का आइटम था और उन्हीं से आप परचेज कर रहे हो, तो उनके यहाँ कुछ ऐसे होगा कि 3 रुपये का होगा ये, क्योंकि प्रॉफिट उनसे टैक्स से जो आप पे कस्टम ड्यूटी लग रही है उससे तो उन्हें कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो 5 रुपये का जो सामान आपको मिल रहा था वो कुछ 3 रुपये या 4 रुपये के आसपास का होगा, सपोज करो 3 रुपये, ठीक। अब 3 रुपये के हिसाब से 5 आइटम के 15 रुपये होते हैं, आपके 40 रुपये बने थे, ठीक, जब आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और वो वहाँ से 15 रुपये में लेके आ रहे हैं। अब इस पे जितना कम अमाउंट आप पता चले, अगर 40 रुपये पे 20% 25% लगाओगे तो 10 रुपये ड्यूटी बन जा रही है, लेकिन 15 रुपये पे 10% लगाओगे तो कितना बनेगी? 25% लगा के आप देख लो, तो भी नहीं, कुछ 4.5-5 रुपये बनेगा, ठीक। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट 50% लगा दे, फिर भी आप 25 के अमाउंट के आसपास नहीं पहुँचोगे, ठीक। तो कुछ आप सपोज करो कि गवर्नमेंट ने बोला 15 रुपये का आपका फ़ोन है और हम 100% इस पे ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक, कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, तो आपका 30 रुपये का हुआ। अब जो इंडिया में कंपनी खड़ी हुई थी उसने सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई, प्लस उस पे कस्टम ड्यूटी लगी, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज अलग से लगे, सारी चीज़ें लगी, उनका 40 रुपये का फ़ोन बना। बाहर की कंपनी ने फ़ोन बनाया, आपके यहाँ डंप कर दिया 100% ड्यूटी के साथ, ठीक। फिर भी उनका क्या हुआ कि आपसे सस्ता फ़ोन है उनका। गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम आप पे इतना तो टैक्स भी नहीं लगाए, हम भी तो बच गए, और इन पे 100% लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये कॉम्पीट कर पा रहे हैं मार्केट में। ये सारी चीज़ें होती है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट ला रहे हो उस पे ड्यूटी कम है इन कंपैरिजन टू अब जब आप एक-एक पार्ट खरीद के ले आते हो, ठीक। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको एक-एक पार्ट खरीदना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि ये कंपनी खड़ी होती, कहती है सारा आप फिनिश्ड माल ले आओ, बाहर से फिनिश्ड प्रोडक्ट ले आओ, जो भी टैक्स वैक्स लगेगा देख लेंगे, कम से कम कॉम्पीट तो कर पाएँगे हम। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? इंडिया में इतना फ़ोन मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है फिर? तो देखो जो कंपनी आ रही है बाहर की कंपनी है, ठीक। सारी कंपनी आपका जो भी वन प्लस, ये जो भी यहाँ पे इंडिया में बन रहा है, वन प्लस, शाओमी, ये बाहर की कंपनीज़ हैं। ये अपने यहाँ से प्रोडक्ट लेके आती हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक। तो ये लेबर चार्जेज़ उनके यहाँ देखो, अब ये खुद सामान लेके आई हैं, कोई परचेज़ तो कर नहीं रहा है। यहाँ की कंपनी बैठ के उसी सामान को बना रही है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको 3 रुपये में दे रहा था ना, 5 में दे रहा था वही 3 रुपये का आइटम, ये 3 रुपये पे ही ले आएगा, आप लगाओ ड्यूटी। अब आपको 3 रुपये के हिसाब से ड्यूटी लगेगी, फिर भी तो जो आइटम होगी वो सस्ती हो जाएगी। आपका 5 रुपये पे ड्यूटी लग रही थी, लेकिन जब खुद की सपोज़ कर यही होता है कि एक पैरेंट कंपनी होती है और दूसरी उसकी सब्सिडियरी होती है। अभी इंडिया में सब्सिडियरी सेटअप कर दिया, यहाँ से सामान लेके आ रहे हैं, उसी कंपनी का माल इस यहाँ पे लाके डंप कर रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट में बेच रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया, हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं खड़ी होना चाहती। नहीं, रीज़न इसका क्या है ना, अगर नई कंपनियाँ इस पे डिपेंड हो जाएँगी, तो जैसे हमें ये दवाइयाँ बनाने के लिए एपीआई की ज़रूरत होती है, तो ये चाइना पे हम बहुत डिपेंड हो गए हैं, ऐसे एक-एक पार्ट की हमें ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट इसलिए इन पे टैक्स लगाती है। दूसरे फिनिश प्रोडक्ट पे टैक्स कम इसलिए क्योंकि हम सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई की गैप को मैच करना चाहते हैं, हम उनको फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं चलो ठीक है ले आओ, कम से कम मार्केट में इसकी प्राइसेज़ नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी साइड हम कहते हैं कि चलो अगर आपको खड़े हो ना तो अपने पैरों पे खड़े हो। आप एक-एक चीज़ें सोचो, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो, आप बनाओ अपने यहाँ सारी चीज़ें। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको ऐसी कुछ कंपनी खड़ी करनी है कि ऊपर से कंपनी है, अंदर से सारा माल बाहर का भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं चाहिए। आप स्किल वर्कर ले आओ, अपने यहाँ चीज़ें बनाओ, जो नहीं है वो गवर्नमेंट से बात करो, अलग-अलग कंट्रीज़ से हम कुछ एमओयू साइन करेंगे, कुछ चीज़ें मँगाएँगे, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। तो अब उसपे आप देख रहे हो कि कुछ इंसेंटिव भी दे रही है गवर्नमेंट अलग-अलग सेक्टर में कि आप मेरे यहाँ ले आओ, मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है, इसलिए प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ की तो कंपनी उठ नहीं पा रही है, लेकिन बाहर की भी जो कंपनी आ रही है ना, वो जॉब क्रिएट कर रही हैं। बेसिक सा फंडा यही है, ठीक। तो यही होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब कैपिटल गेन टैक्स आ गया, तो कैपिटल सपोज़ करो कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप एक बुक है संजय, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, जो इकोनॉमी की बुक है, कौन-सी है? ये जब हम इकोनॉमी का पढ़ते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे बेसिकली, तो उसमें ना आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, अब इसमें लिखा है कि रियल एस्टेट के लिए आप 24 महीने से कम के लिए रखते हो तो शॉर्ट टर्म में हो गया, फिर तो इतना याद नहीं कर मिलता, ठीक। आपको बेसिक सा क्या याद करना है, अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। कभी पूछ लेती हैं ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा-सा देख लेना, वैसे इतना पूछता नहीं है, ठीक। वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पूछता है। आप सपोज़ करो कि आपने कुछ 10 लाख की एक कार खरीद ली, ठीक। कार का तो वैल्यू बढ़ेगा नहीं, ठीक, तो कार मैं हटा ही देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। तो कुछ आपने खरीदा 10 लाख रुपए का, ठीक, एक प्रोडक्ट खरीद लिया। अब 10 लाख का आपने खरीदा, 3 साल तक रखा, वो 15 लाख की हो गई, ठीक। तो 3 साल के अंदर में आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 5 लाख का। और दूसरी साइड आपने 5 लाख मतलब 3 साल के बाद तक रखा, कुछ 5 साल तक, तो 20 लाख का हो गया। अब लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल गेन हुआ 10 लाख, शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन हुआ आपका 5 लाख। तो आपने सुना होगा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म में कम लगता है, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी कम होती है ना। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिए हो किसी चीज़ में, तो इसलिए गवर्नमेंट कम लगाती थी, ठीक। तो क्या हुआ, इस 10 लाख पे आपको जो टैक्स लगने वाला है, इसको लॉन्ग टर्म, इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। अब ये क्या नियम है, कैसे लगता है, ये मैं आपको बताता हूँ, कितने-कितने % टैक्स लगेंगे, ठीक। अब इसमें आप देखो, जो ओल्ड स्कीम थी उसमें लॉन्ग टर्म, बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, और शॉर्ट टर्म मैंने आपको बता दिया। अब इसमें न्यू स्कीम के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा वो होगा कुछ 12% के आसपास, 12.5%। इससे पहले होता था 20%। और ये कब तक चलेगा, ये 23 जुलाई 2024 से पहले अप्लाई होगा। उसके बाद आपको न्यू स्कीम में आना ही आना होगा, ठीक। और टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक। अब एक इंडेक्सेशन का क्लॉज क्या होता है, आपको 2023 या 2024 के पेपर में या 23 के पेपर में आया था, ठीक, कि इंडेक्सेशन क्या होता है। अब आप कुछ परचेज करते हो ना, तो आप इन्फ्लेशन से डर जाते हो। जब आप इन्फ्लेशन से डर जाते हो तो इंडेक्सेशन को आप
अप्रूव करवा लेते हो कि हाँ इसमें हम जब भी हमारी ये चीज़ें बिकेंगी तो उसमें जब टैक्स लगेगा तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको आप जो इन्फ्लेशन है उससे माइनस करके बताओगे। तो गवर्नमेंट ने कहा इससे लोगों को फिर इंडेक्सेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही थी, फिर टैक्स भी कम मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं अब इंडेक्सेशन का सिस्टम खत्म करो। ये ग्रैंडफादर क्लॉज आप पढ़ लेना कि कट ऑफ डेट फिक्स कर दी, इंडेक्सेशन इसके बाद नहीं चलेगा। अब इंडेक्सेशन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक। ये 12.5% 20% अंदर की चीज़ें पढ़ लिया करो, ठीक। क्योंकि पहले देखो 10% था, फिर बाद में 12.5 इंक्रीज कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिया करो। अब मैं आपको इंडेक्सेशन पढ़ा देता हूँ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। आपने आज सपोज करो 2013 में कुछ 10 लाख का कुछ कोई चीज़ खरीदा था, ठीक। अब आप 1 मिनट, आपने 2013 में कुछ 10 लाख का एक आइटम कोई परचेज किया था, ठीक, 10 लाख का। अब आज के टाइम पे आप उसकी कीमत 30 लाख, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ आपको 20 लाख का। टैक्स किस पे लगेगा 20 लाख पे, कितना 12.5% के आसपास लगने वाला, ठीक। अब जब 12.5% लगने वाला है तो इस पे क्या होगा, देखो पहले टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लगाती थी 20% क्योंकि इंडेक्सेशन था। अब क्या होगा, विदाउट इंडेक्सेशन है लेकिन 12.5% के पास कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इंडेक्सेशन में क्या होता था कि एक होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो एक होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जब आपने सेल किया, जब आप सेल कर रहे हो तो 30 लाख का है ना, 2023 में सेल कर रहे हो, ठीक। तो 2023 में आपने सेल किया। अब इस टाइम पे कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इंडेक्स होती है खुद गवर्नमेंट ही बताती है, इसका कोई और फंडा नहीं होता। गवर्नमेंट बताती है इन्फ्लेशन इस टाइम के हिसाब से क्या है। तो सपोज करो 300 है, ठीक, या 400 आप रख लो, 400 है। और जब आपने लिया था उस ईयर का पूछ रहा है, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन CII 200 था, इनटू जितने पे आपने उस एक्चुअल परचेज प्राइस उस टाइम पे क्या था आपका, ठीक। तो उस टाइम पे कितना रहा होगा, 10 लाख आपने खरीदा था, तो अभी कितना हो गया 400 को 20 लाख के आसपास हो गया ना। मतलब आज के टाइम पे अगर आप उसी चीज़ को खरीदोगे तो 20 लाख का पड़ेगा। आप बेसिकली गवर्नमेंट से क्या कहते हो कि जो आप 10 लाख से आप कह रहे हो कि 20 लाख का प्रॉफिट हो गया मुझे, तो आज वही सामान मैं खरीदने जाऊँ सेम टाइप के रीजन में, देखो आप आज 30 लाख का वो आइटम क्यों हुआ। सपोज करो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, अब वहाँ पे सिटी एरिया डेवलप हो रहा है, तो 10 लाख से 30 लाख हुआ ना। तो आप गवर्नमेंट से कहते हो कि मान लो किसी ऐसे एरिया में जब मैंने पहले खरीदा था गाँव एरिया में, आज मैं वही ज़मीन खरीदने जाऊँ तो 20 लाख की पड़ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मुझे तो केवल प्रॉफिट 10 लाख का ही हुआ ना, तो आप टैक्स इतने पे लगाओ। ये जो मैं आपको बता रहा था उसी फॉर्मूले से निकला कि 2 इंटू 10 हुआ और 20 लाख आज की प्राइस हो गई, तो 30 माइनस 20 आपने कर दिया, 10 लाख पे आपको टैक्स लगना चाहिए। अब 10 लाख पे टैक्स 20% के हिसाब से कितना होगा बताओ आप? कुछ 1 लाख रुपए बना ना? हाँ, शायद 10 लाख पे 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए बना, सॉरी 2 लाख रुपए बना ना। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इंडेक्सेशन हटा दो अब। अब आपको 20 लाख का फ़ायदा हुआ है, उस पे हम 12.5% लगाएँगे, ठीक। अब 12.5% कितना, कुछ 2 लाख बनेगा और 2.5% का कुछ 25,000, तो 2,25,000 थोड़ा-सा फ़ायदा गवर्नमेंट को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी नाराज़ नहीं हो क्योंकि पहले आपको 2 लाख देने पड़ते थे, आपको 25,000 देना पड़ रहा है ज़्यादा, इतने उस पे, तो आप भी नाराज़ नहीं हो और गवर्नमेंट को थोड़ा-सा रेवेन्यू और जनरेट हो गया और इतनी कॉम्प्लिकेट चीज़ें करनी नहीं पड़ रही हैं गवर्नमेंट को कि हमेशा आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस बताना पड़े इसको, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है। मैंने देखो एक-एक चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझाता चला हूँ, फिर बाद में एक-एक लाइन पढ़ूँगा नहीं मैं, कि न्यूट्रलाइज़ करता है इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। मैंने आपको पहले ये बता दिया कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है, ठीक। और दूसरी साइड में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होते हैं, वो प्रिवेलिंग प्राइसेस के हिसाब से रियल टैक्स होता है, उनका रियल गेन होता है, उसी पे उन्हें टैक्स लगता है, ठीक। अब इसके अगला आर्टिकल आता है इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली इसलिए आया है, एक नया क्लॉज चल रहा है कि ये लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ठीक। तो इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि मान लो कि एक कोई फैमिली चल रही है, ए, उसके बच्चे हुए बी और सी, ठीक। अब इनके पास तो जो अमाउंट है ही, ऊपर वाले के पास कुछ 1 लाख रुपए थे। अब ये सडनली इनको आ गया ना, इसकी डेथ हुई, इनको आ गया 50-50 हज़ार करके, तो इनकी इनकम में कुछ 50-50 हज़ार और जुड़ गए ना। ये अब गवर्नमेंट, ये मतलब गवर्नमेंट नहीं कह रही, ये क्लॉज ये कह रहा है, ये न्यूज़ ये कहना चाह रही है, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने प्रपोज़ किया चीज़ें, वो कह रही है कि सडनली इनके इनकम में इतने रुपए और ऐड हो गए, तो इस पे हमें एक टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि इसको इन्होंने कमाया नहीं है। इनके फादर जो थे या फैमिली में जो इनके ऊपर की जनरेशन थी, उन्होंने कमाया, तो सडनली इनको मिला, इस पे एक टैक्स लगाना चाहिए, ठीक। वैसे ये टैक्स इतनी आसानी से चलते नहीं हैं, नहीं तो आपको पता है कुछ तो फैमिली इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा अमीर है ना, कि उनके बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएँगे, ठीक। तो ये चीज़ें अभी साउथ कोरिया, जापान, यूएस में चल रही हैं। इंडिया में भी एक बार आई थी, लाइक गिफ्ट टैक्स को 2004 में तो फिर से स्टार्ट कर दिया गया कि मान लो कंपनी में आपको 10 लाख पर एनम मिल रहा है, पर आपको 2 लाख रुपए के आस-पास का गिफ्ट मिल गया। तो गवर्नमेंट कहती है 50,000 से ऊपर का आपको गिफ्ट मिलेगा, तो हम उस पे भी टैक्स लगाएँगे, ठीक। तो एक ये आया था, दूसरा आया था वेल्थ टैक्स, लेकिन उसको बाद में बंद करना पड़ा। वेल्थ टैक्स में वही सारी चीज़ें होती थी कि आपकी वेल्थ बढ़ रही है, तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ठीक। जबकि सेविंग्स पे नहीं होता है, लेकिन सपोज़ करो एक से आपने दूसरे पे ट्रांसफ़र किया, उसकी सडनली वेल्थ बढ़ी, तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को इंडिया में अब हटा दिया गया, बेसिकली गिफ्ट टैक्स ही चल रहा है। और इसको करते क्यों हैं? करने का सिंपल सा रीज़न ये होता है कि आप क्या करो, इनइक्वालिटी को कम कर सको। जो एक किसी आपको पता होगा कुछ 1% के आस-पास ना लोग, जो ऊपर के लोग हैं, वो 50% वेल्थ इंडिया की टोटल सेविंग जो है, उसको खुद के हाथ में बटोर के रखा है उन्होंने, ठीक। उन्हीं के पास वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेटेड हैं, ठीक। और जो नीचे की कुछ 10% 20% आबादी है ना, उनके पास केवल 1% है। तो ये ना इनको प्रॉब्लम होती है और ना इन्हीं को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। क्योंकि इनको आप डाल देते हो पुअर सेक्टर वाले में, ठीक, बिलो पॉवर्टी लाइन उठा के डाल देते हो। सारी प्रॉब्लम, सारे टैक्स ये बीच वालों से आता है, ठीक।
तो इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, जब आप फर्स्ट लेवल से सेकंड पे आते हो, सेकंड से थर्ड पे आते हो, सेकंड से थर्ड के बीच में थोड़ा सा आपको दिखेगा, इतना गैप नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टू सेकंड आते हो ना, 1% से सडनली बाकियों के पास आप जाते हो, तो वेल्थ में ह्यूज गैप दिखता है आपको। तो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए इन सारी चीज़ों को रिकमेंड किया जा रहा है, बेसिकली यही सारी चीज़ें, ठीक। वही गिफ्ट टैक्स वगैरह जो भी है, एक आप ये याद कर लेना कि ये CRI इंडेक्स कौन निकालता है, तो CRI इंडेक्स ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल निकालता है, ठीक। CRI का मतलब क्या हुआ कि इनइक्वालिटी कितना रिड्यूस हो रही है, तो इंडिया की आप रैंक देख ही लो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कितनी ये रिड्यूस हो रही है, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, तो यही है। अब इसके अगला आर्टिकल है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बताने से पहले मैं आपको एक एक चीज़ें सारी बता देता हूँ कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से पहले क्या क्या होता है, ठीक। तो सपोज करो कि एक कुछ आया था 2023 में शायद, ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, मेटा एक कंपनी है, दूसरी सपोज करो इंस्टाग्राम जो इंडिया में चल रहा है, तो इंस्टाग्राम की इंडियन जो कंपनी है, ठीक, इंडिया में जो बनाई है। अब क्या है कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या कहते हैं कि या तो सब्सिडियरी, या सपोज करो कि जो ऑनर कंपनी है वो अपने शेयर्स अपनी सब्सिडियरी में बेच देता है, या फिर जो इसकी सब्सिडियरी है वो अपने इसमें बेच देती है, ऑनर जो कंपनी है उसकी, ठीक, होल्डिंग कंपनी। तो एक दूसरे के बीच में सपोज करो इंडिया में टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या करते हैं, अब ये आपका ए पर्सन और बी, ठीक। अब यहाँ से आपने टैक्स ट्रांसफर किया क्योंकि इंडिया में टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करते हो, एक शेयर सपोज करो 100 रुपये का है, तो आप क्या दिखाते हो, नहीं हमारी तो मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ी नहीं रही, हमारा 30 रुपये का है। आपने अपनी होल्डिंग कंपनी में ये सारी चीज़ें 30 रुपये के हिसाब से बेच दी। अब कुछ आपने 30 लाख का बेचा, तो जो 100 लाख पे टैक्स, 1 करोड़ पे टैक्स लगने वाला था, वो आपका 30 लाख पे ही लगा, उतना टैक्स आपने यहाँ पे किया, और बाकी आप बचा के निकल गए। बेसिकली ये टैक्स इवेजन का टाइप हो गया, थोड़ा टैक्स आपने दिया, बाकी लूप होल को यूज करके आप निकल गए। आपने 2004 का पढ़ा होगा, वोडाफोन वाला इशू, ठीक। तो ये सारी चीज़ 2004 या 14 का है, 2014 का है, तो वोडाफोन वाला इशू। तो ये होती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, कि जिस प्राइस पे आप अपने गुड्स या सर्विसेज को बिटवीन कंपनीज में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऑनरशिप या कंट्रोल में, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ए से बी को आपने जितने में ट्रांसफ़र किया। अब इसमें एक आया आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या कहता है, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप एक कंपनी ए हो गई, एक बी हो गई, और बाहर की कंपनी सी हो गई, ये दोनों सेम कंपनी है, ठीक। मतलब ये समझ लो कि होल्डिंग कंपनी है और इसकी सब्सिडियरी है, ठीक। हेड ऑफिस इनका यहाँ पे, एक ऑफिस इन्होंने यहाँ पे खोला, यहाँ से इन दोनों में इधर-उधर शेयर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस हिसाब से जहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप इनको 30 रुपये में यही सामान बेच रहे हैं, तो इनको भी आपको 30 रुपये में ही अपने शेयर देने होंगे, जिससे ये फेयर मार्केट हो सके। ये नहीं कि आप इनको दे रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं मार्केट वैल्यूएशन हमारी ज़्यादा 100 रुपये में, लेकिन अपनी सब्सिडी अपनी होल्डिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 30 रुपये में। ये आर्म्स लेंथ प्राइसिंग होती है। अब इन सारी चीज़ों से होती थी लोगों को दिक्कत, क्योंकि देखो दोनों थोड़ा-सा एक्सट्रीम हो जा रहा है ना। एक तो वो 30 रुपये के हिसाब से बहुत कम वैल्यूएशन पे अपने शेयर को ट्रांसफ़र करके और टैक्स बहुत कम दे रही है, और दूसरा अगर दूसरी कंपनी को वो ज़्यादा पैसे में नहीं बेच पा रही है, तो भी आपको दिक्कत है। तो कुछ ऐसा लाया जाए कि पहले हम एग्री कर लें कि कितना हमें टैक्स देना है, कितना हम कितनी प्राइसेज़ रख सकते हैं। तो ये आया एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एडवांस में हम किसी चीज़ की प्राइसिंग को बता लेते हैं कि टैक्स पेयर और अथॉरिटी को कितना हमें टैक्स पे करना है, और सपोज़ करो कि एक शेयर हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, किस पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। ये चीज़ें अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है तो ये याद कर सकते हो, वही सेटअप है। बस समझने के लिए कि एपीए इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी एक कंट्री इंडिया, और टैक्स पेयर जो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो कितना टैक्स करेगा। तो दे एंडेवर टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू द टैक्स पेयर इन डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बाय स्पेसिफाइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग। गवर्नमेंट खुद ही बता देगी कि आपकी प्राइसिंग कैसे होगी, ठीक। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। अब बाकी टाइप्स ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कितने, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, मल्टीलैटरल, ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन से एग्रीमेंट, ये सब तो याद होता नहीं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है ये सारी चीज़ें, ठीक। अब इसमें एक होता है कि कौन ये सारी चीज़ें करता है, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कब बना था, 1963 में बना था। इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। और मान लो कि मेटा यूएस की हो गई, ठीक, और ये इंडिया, इन दोनों का इशू चल रहा है, तो हम कैसे एक दो सिस्टम से मैं इसको बताऊंगा, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा और दूसरा एक कंपनी के कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से। तो पहले कॉर्पोरेट आप देख लो, एक मेटा हो गई, दूसरी इंडिया में आपकी मेटा की एक सब्सिडियरी, सपोज करो इंडियन हेड ऑफिस ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक। तो इनके बीच में ये टैक्स की जो प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया कहती है कि नहीं इन्होंने शेयर की वैल्यू घटा के हमें टैक्स कम दिया, तो अब ये दो कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा वो बन जाता है ना, डिफरेंसेस होने लगते हैं रिलेशन में। तो ये दोनों डबल टैक्सेशन ऑफ अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये कहते हैं कि हमें यहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है इंडिया में, और वहाँ ले जा रहे हैं वहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं, तो दो कंट्रीज़ मिलके एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करती है। इसमें दो क्लॉज होते हैं, या तो एक कंट्री मान जाएगी कि आपके यहाँ पे कर दिया टैक्स, मतलब ठीक है, अब इन्हें यहाँ नहीं पे करना है। दूसरा ये होता है कि थोड़ा आपके यहाँ पे करेगा, थोड़ा हमारे यहाँ पे करेगा, ठीक। ये दो चीज़ें होती हैं, दो क्लास होते हैं, इनके बेसिकली टर्म्स होते हैं। टर्म्स अगर मैंने नीचे लिखे होंगे तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कौन कौन से हैं। फिर बाकी सिंपल सा मतलब यही होता है, इंडिया लगभग कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ में साइन कर चुका है, ठीक। हाँ, मॉरिशस के साथ ये सारी चीज़ चल रही हैं अभी, और कुछ 121-22 कंट्रीज़ के साथ किया इंडिया ने।
तो ये बेसिकली किस पे होता है कि बेस इरोजन प्राइस शिफ्टिंग वाला सिस्टम। आपने G20 का पढ़ा होगा, बेस इरोजन प्राइस शिफ्टिंग जब G20 का वो चल रहा था उस टाइम पे। तो बेस इरोजन प्राइस शिफ्टिंग का मतलब होता है बेस को इरोड करो। जिस कंट्री में हो आप उनकी मार्केट को तो उठाओ, लेकिन टैक्स नहीं देना है आपको। उनके आप टैक्स कम करो, आप अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करो दूसरी कंट्री में बाय पेइंग लो टैक्स। तो ये सिंपल सा ही मतलब होता है। इसको अवॉइड करने के लिए मल्टीपल्स वो प्रोग्राम लाए जा रहे हैं कि कैसे-कैसे हम इन्हें कर सकते हैं। और दूसरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यूएस में रह रहे हो और कुछ 25 लाख रुपए आप कमा रहे हो, ठीक। अब इंडिया के हिसाब से अगर आप 15 लाख पे, नेक्स्ट 15 लाख पे रख लो, तो 15 लाख पे आपको कुछ टैक्स देना। अब इंडिया में आपको ज़्यादा टैक्स देना है, ठीक, 30% देना पड़ रहा है। कुछ मान लो आपको 5 लाख के आसपास टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक। और यूएस में आपको देना पड़ रहा है 3 लाख के आसपास। तो इसमें क्या होता है, या तो आप यूएस में हो तो वहीं पे टैक्स देके बाकी अपने प्रॉफिट को इंडिया में भेज दो अपने घर वालों के पास, जो भी आप यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये साइन हुआ हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैक्सिमम टैक्स कौन सी कंट्री में लग रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम आपको 5 लाख पे करना है, आपने 3 लाख वहाँ दे दिया। यहाँ जब आप पैसे भेजोगे तो यहाँ पे जो आपका आईटीआर फाइल होगा वो 5 माइनस 3 करके वो 2 लाख ही आपको देना होगा, ठीक। तो ओवरऑल आपको जो टैक्स पे करना था वो 5 लाख की पेमेंट करना था, और आपने फाइनली 5 ही पेमेंट किया। और नहीं तो पहले क्या होता था कि आपने 3 वहाँ दिया और फिर बाद में आपने जो भेजा है, मान लो 20 लाख 15 लाख भेजा, तो आपको 15 लाख पे यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई सिस्टम है कि आपने वहाँ दिया तो यहाँ नहीं दोगे, नहीं। यहाँ पे जो आप पैसे भेज रहे हो घर वालों के पास, ये बेसिकली इनकम में आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। या फिर इंडिया से गए हो तो इंडियन एक फॉरेन का अकाउंट होता है इंडिया में भी, ठीक, कि हमारे जो बाहर लोग गए हैं उन्हें भी तो टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। तो वो भी आपका एक रेवेन्यू देखते हैं, इनकम देखते हैं कि कितना है, तो आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप भाग तो सकते नहीं हो, आना तो आपको लौट के इंडिया में ही है ना, तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। और इतने पैसे लेके नहीं भागे हो आप कि अब दूसरे लाइक यूके में जाके शिफ्ट हो जाओ, फिर बार-बार कोर्ट में जाओ, ये सारी चीज़ें नहीं चलती, ठीक। तो बेस इरोजन प्राइस शिफ्टिंग हो गया। वही म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है, 2 होते हैं, इसमें शायद मेंशन है कि नहीं मेंशन है, इसमें नहीं है मेंशन, ठीक। तो वही डिफरेंस बिटवीन मैप एंड एमपीए क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर होता है, एक होता है कि पेंडिंग डिस्प्यूट। 2 चीज़ें होती हैं। एपीए में क्या है कि अब आगे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपने पहले साइन कर लिया, और पीछे की जो डिस्प्यूट पेंडिंग चल रहे हैं ना, उसको आप म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू रिज़ॉल्व करते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बाकी यूएन ग्लोबल ट्रीटी किस चीज़ पे चल रही है, ये आप देख लेना। कुछ टैक्स लेजिस्लेचर फेयर, कुछ हाँ टैक्स ट्रीटी फॉर लेजिटिमेट फेयर स्टेबल इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के लिए। अब इसमें हाँ वही इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के लिए तो कौन-कौन से कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया है। तो ये कहते हैं कि एक फेयर सिस्टम होना चाहिए कि आप किसी कंट्री में कोई कंपनी लगा के बैठे हो, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा उस कंट्री को। तो इन्होंने एक ओईसीडी ने स्टार्ट किया, इन्होंने कहा 15% देना है। फिर G20 का आपने देखा होगा, बीपीईए जब आया था, बीईपीएस बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो G20 भी मान गई थी कि हमें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाना ही पड़ेगा 15% का। ये नहीं कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम कहाँ से चलें, ये सारा सिस्टम नहीं। आपको जो भी आपका प्रॉफिट है, नहीं आपको 15% देना ही देना पड़ेगा। जो आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जो भी आएगा आपको 15% देना है, ठीक। तो ये सिंपल सा लॉ चल रहा है, अब सारी कंट्रीज़ मान जाएँगी। अभी देखो जैसे ओईसीडी का जो चल रहा है, इसमें कुछ 147 कंट्री आ गई हैं, ठीक। लेकिन अभी जो ओईसीडी और G20 जो मिला के चला रहे हैं, ठीक। अब जितनी कंट्रीज़ मान जाएँगी उतना ही अच्छा होता जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगला आता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, हेल्प ऑफर ऑफसेट सम ऑफ कॉस्ट अकरिंग ड्यूरिंग एक्सपोर्ट प्रोसेस पार्टिकुलरली इन द सप्लाई और वैल्यू चेन, ठीक। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का कुछ एक न्यूज़ है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये पहले आप देख लो। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ये कोई न्यूज़ है, ठीक। इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो ये आप देख लेना, क्योंकि छोटी-छोटी न्यूज़ हैं, इन पे कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। ड्यूटी का ड्रॉबैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक। तो ये 1-2 चीज़ आप पढ़ लो। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, कि विंडफॉल टैक्स मतलब हो गया है कि 3 कंपनीज़ हैं, एक तो कुछ भी नहीं कमा रही है, एक थोड़ा प्रॉफिट कमा रही है, तीसरी तीनों का जितना होना चाहिए सारा प्रॉफिट तीसरी लेके जा रही है। तो कहते हैं कि ये आपका ये एक्चुअल में सारी चीज़ें आपकी नहीं है कि आपकी एबिलिटी है कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो। इसमें और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना होगा, ठीक। इसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना होगा। अब तीसरे सेगमेंट में आते हैं, इसका पेमेंट सिस्टम है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। तो 2 और 3 शायद मैं पढ़ा पाऊँगा इसमें। तो पहले देख लो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, रेल हो गया, ये क्या होती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। लेकिन उसी पे एक वोल्वो चलती है, ये क्या है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन उसी पे सरकारी बस चलती है, पब्लिक है, जो सबको मिल सकती है। और प्राइवेट वालों का एक प्राइस फिक्स होता है, मिलेगी सबको, लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकता वो बुकिंग में लेके जाएँ। लेकिन सरकारी वाली चीज़ ऐसी नहीं होती, ठीक। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट बना रही है पब्लिक के पैसे से, उसी में डिजिटल लगा दो। जो डिजिटल चीज़ें बना रही है, लाइक आपने देखा होगा आधार बना है, यूपीआई सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आप डिजिटल लॉकर यूज़ कर रहे हो, डिजी लॉकर, ये सारी चीज़ें इसी में आती है, ठीक। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 3-4 मैंने इसलिए बताया, बहुत इसमें मतलब बहुत अंदर जाके इसको नहीं बताना है, 3-4 आप याद कर लो। जब भी उसमें पूछेगा, इसमें यहीं पे आपको बताना है 3-4 चीज़ें। हाँ, ये आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंडिया स्टैक में, ठीक। तो ये होता है वन फ्यूचर अलायंस। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन उतना अच्छे से बढ़ नहीं रहा, और प्राइवेट कंपनी डिजिटलाइजेशन में इतनी हेल्प करेंगी नहीं, और कंट्री जो है उसकी गवर्नमेंट इतने पैसे हैं नहीं। तो एक अलायंस फॉर्म होता है कि जो मिडल और लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएँ। मान लो कि आप किसी अफ्रीकन कंट्री में एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हो, अब आपके पास यहाँ पे यूपीआई है,
आप पैसे कम लेके गए वहाँ पे, आप कैसे करोगे वहाँ पे पेमेंट? पैसे आपके खत्म हो गए तो पेमेंट कैसे करोगे? और इंडिया की यूपीआई सिस्टम से वो जुड़ जाए, जैसे और कंट्रीज जुड़ रही हैं, फ्रांस जुड़ा, श्रीलंका, ये सारी चीज़ों के तरीके, वो भी अगर जुड़ जाए तो आप वहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक मेथड होता है आईपीएस मेथड, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। आईपीएस मेथड से कई कंट्री जुड़ रही हैं धीरे-धीरे। इससे क्या होता है कि एक दूसरे की कंट्री में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक लिमिट में, लेकिन आप दूसरे के यहाँ घूमने जाओ या कुछ भी करने जाओ तो उससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो डिजिटल इंफ्रा इससे प्रमोट होता है। तो जी20 प्रेसिडेंसी में एक बनाया गया वन फ्यूचर अलायंस, और बाकी ग्लोबल इसमें एक ये भी बनाया गया कि डीपीआई रिपोजिटरी बनाई जाएगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो फंड आएगा उसको हम, या सोशल इम्पैक्ट फंड, इससे जो फंड आएगा मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे कि अपने डिजिटल इंफ्रा को मजबूत बना सके, ठीक। वैसे ही एक ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, उसने क्या किया है, वो भी इसको प्रमोट कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन एग्री किए हैं कि डीपीआई को हम अदर कंट्री में, जो हमारी डीपीआई, जैसे हम अपनी यूपीआई को अदर कंट्री में प्रमोट करेंगे। अभी आप यूपीआई आ रहा है ना, अगला जो न्यूज़ है, तो इसमें देखें, अगर अगला टॉपिक यूपीआई है, तो अभी आप यूपीआई में देखोगे कि कुछ कंट्रीज जैसे ट्रिनिडाद टोबैगो के साथ हमने यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम, हम उनके यहाँ इंटरनेशनलाइजेशन यूपीआई का हो रहा है, तो यूपीआई लाइक सिस्टम हम उनके यहाँ बना देंगे, ठीक। उससे क्या होगा कि जब यूपीआई जैसा सिस्टम उनके यहाँ बन जाएगा, बाद में उनके साथ एक टाई अप करके अपनी यूपीआई और उनका जो सिस्टम बना रहेगा उसको ऐसे जोड़ेंगे कि उनके यहाँ के लोग हमारे यहाँ आए तो उससे यूपीआई से पेमेंट कर सकें, हमारे यहाँ के लोग उनके यहाँ जाएँ तो। और जैसे अदर कंट्री द सपोर्ट यूपीआई पेमेंट इंक्लूड, अब कौन-कौन सपोर्ट करता है? श्रीलंका, मॉरिशस, ये सारी कंट्रीज़ है ना, यूएई, सिंगापुर, भूटान। तो इन कंट्रीज़ के लिए आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें। अब यूपीआई होता क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। शायद यूपीएससी में एक बार पूछा था इसको, तो केवल यूपीएससी नहीं, मैं पीसीएस के पर्पस से भी बता रहा हूँ। जब यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ सालों बाद उसको पीसीएस पूछता ही पूछता है। तो आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको याद कर लो, ठीक। और उसमें शायद भीम यूपीआई का पूरा मतलब पूछा था, इतना मुझे याद नहीं, शायद भीम यूपीआई का पूरा मतलब पूछा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ में ये देख लो, यूपीआई का मतलब होता है कि इंस्टेंट, आप देखते हो ना, एक साइड से आपने पैसा ट्रांसफर किया, दूसरी साइड उसके अकाउंट में आ गया। बाकी एनईएफटी होता था और कई चीज़ें, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारे मेथड थे ना, ये थोड़ा रुक के जाते थे। ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, इधर से आपने पेमेंट ट्रांसफ़र किया और उधर पेमेंट पहुंच गया। अब इसको मैनेज कौन करता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यही जो है बैंकिंग में जो एटीएम का सिस्टम है ना, उसको भी यही मैनेज करता है। तो ये आया कब था? 2008 में आरबीआई ने आईबी एसोसिएशन के अंदर में इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर इसको ले आई थी, ठीक। तो इनका क्या काम है? एक तो ये यूपीआई को संभालते हैं, दूसरा बैंकिंग सिस्टम को संभालते हैं, और कई चीज़ें मुझे सारी याद नहीं आ रही हैं, उसमें सारी मेंशन भी नहीं है, और ये पूछता है, ठीक। तो आप एनपीसीआई के बारे में और पढ़ लेना कि इनका और कौन-कौन से एरिया में वर्क करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। बाकी आप देखो, यूपीआई 3 टाइप की बन गई है। अब एक तो यूपीआई आप ट्रांसफ़र कर ही सकते हो, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो। दूसरा, आप मान लो आपके पास फीचर फ़ोन है, जैसे वो कीपैड वाला, उसमें क्या करोगे? तो उसमें आप या तो मैसेज वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हो, और दूसरा वो कौन-सा एक आईवीआर का मेथड होता है, आईवीआर का मेथड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक। तो ये 2 मेथड, लेकिन दूसरा फ़ोन भी आपके पास ही होना चाहिए, बगल में, तो ज़्यादा दूर नहीं कि आप यूपीआई तो आप कहीं से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया ना। लेकिन वो आईवीआर वाला मेथड जो कीपैड वाला है, वो किसी शॉप पे ही जाके आप कर सकते हो। तो यूपीआई की लिमिट 1 लाख की, फिर 2 लाख की, या 5 लाख तक कर दिया है। और आईवीआर जो कीपैड वाला है, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की इन्होंने, उसकी 5 से 10,000 है, ठीक। और दूसरा, अब एक आपने देखा होगा, आप पेटीएम चलाते हो, फ़ोन पे चलाते हो, उसमें एक वॉलेट का सिस्टम होता है। अब सपोज़ करो कि आपको फ़ोन का रिचार्ज करना है, वॉलेट में आपने डाला है तो कोई भी पिन यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक। पेटीएम वॉलेट में पड़ा है तो आपको कहीं पेमेंट करना है दूसरे के पेटीएम वॉलेट में ही, या फिर रिचार्ज करना है या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है, तो आप पेटीएम वॉलेट को यूज़ करोगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट पे जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि पिन डालना पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक। तो वैसे यूपीआई लाइट का एक सिस्टम है, उसमें आपको एक वॉलेट दिया गया है, जिसमें आप कुछ पैसे रख सकते हो, अप टू कुछ 10,000, 5 से 10,000 रुपए तक रख सकते हो, 5 से 10,000 रुपए तक आप रख सकते हो। लेकिन जो ट्रांसफ़र है ना, वो आप 1,500, और मैक्सिमम वॉलेट लिमिट जो होगी वो 5,000 के आस-पास आप उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक। क्योंकि वॉलेट में आपने ज़्यादा रख लिया, आपको बता दिया कि चलो 20,000 वॉलेट में डाल लो। आप कहीं पेमेंट कर रहे हो ज़्यादा और उन्होंने लिमिट भी बढ़ा रखी है, नहीं पेमेंट करना चाह रहे हो, ऐसे में तो यूपीआई में आपको पूछता है ना पिन, लेकिन उसमें तो पिन भी नहीं पूछना, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। गलती से आपने कुछ और डाल दिया, 200 पेमेंट करना था, 2,000 डाल दिया तो पेमेंट हो गया। देखने का भी मौका नहीं मिला आपको। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट बेसिकली एनपीसीआई बहुत ध्यान में रखता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बनी। बाकी और जो भी है, वो यूपीआई वन वर्ल्ड का एक सिस्टम आया है कि अलग-अलग कंट्री यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करें। उससे वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि इनके टूरिस्ट उनके यहाँ जाएँ या उनके टूरिस्ट इनके यहाँ जाएँ, तो मर्चेंट या वेंडर का कहीं भी ट्रांज़ैक्शन आप करना चाहते हो, किसी भी शॉप पे आप करना चाहते हो, तो बड़ी आसानी से हो जाए। तो थोड़ी बहुत इनिशिएटिव क्या-क्या लिए गए हैं, एनआईपीएल और बाकी ग्लोबल यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ये देख लेना आप क्या-क्या होता है। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस क्या होते हैं, ये कुछ आप देख लेना। इनेबल करता है यूपीआई यूज़र को, जिससे वो रिसीव कर सकें रेमिटेंस डायरेक्टली इनटू देयर यूपीआई लिंक्ड बैंक, देयर पार्टिकुलर बैंक, किसी दूसरी कंट्री में है और यूपीआई लिंक्ड बैंक है उनका, और वो कंट्री एक्सेप्ट करती है, तो वहाँ से यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो जाएँ। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट हो सके। अब वो कैसे होगा? आईपीएस से होगा। आईपीएस वो यूपीएससी वाला आईपीएस नहीं, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जितनी कंट्रीज़ के साथ में आप साइन करोगे,
अब ये साइन करना पड़ेगा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, जितनी कंट्रीज़ के साथ में आपका ये MOU साइन रहेगा उन्हीं के साथ ये प्रोजेक्ट नेक्सस का काम यही है कि सपोज करो श्रीलंका के साथ हमने साइन किया, फ्रांस के साथ, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे बैठा कोई भी इंसान या आपको यहाँ से वहाँ को कोई फंड ट्रांसफ़र करना है तो क्रॉस बॉर्डर एक लिमिट रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, उनकी करेंसी दूसरी है, आपकी करेंसी दूसरी है, फ्रांस में इंडिया की करेंसी तो चलने वाली है नहीं, ना इंडिया में फ्रांस की करेंसी चलेगी। तो ये क्या होता है बेसिकली उनके सेंट्रल बैंक से जाता है, तो आप जब पैसे ट्रांसफ़र करोगे दूसरे बैंक में, तो जो बैंक है उनका या उनके बैंक से यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेंट्रल बैंक को पैसे भेजेंगे और अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं उठा के बैंक वाले, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन वो है रेवेन्यू है, वो बेसिकली जो फॉरेन एसेट है इंडिया में, लाइक डॉलर, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी बढ़ती है तो उससे वो यूपी की वोलेटिलिटी कम होती है। तो ये एक सिस्टम निकाला गया है और ये किसके अंदर आता है, तो जैसे यूपीआई को मैंने बताया ना, आपको प्रमोट करना, दूसरी कंट्री में यूपीआई को प्रमोट कर दिया तो आराम से आप देख ही रहे हो कि कितना आसानी से पेमेंट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, तो ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का एक हब होता है, ठीक। अलग अलग हर एक कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें देखो, इसको कहते हैं बेसिकली बेसल नॉर्म्स, ठीक। अब बेसल की 3 मीटिंग्स हुई हैं, ठीक। 3 में तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये तीनों आप पढ़ लेना वही उसी बुक से। तो ये आप बेसिकली स्टैटिक का पार्ट है। तो बाकी BIS कब स्टार्ट किया गया, तो 1930 में बेसल में हेड ऑफिस है इसका, 63 सेंट्रल बैंक इसमें इंक्लूडिंग RBI ये ऑन करते हैं इसको, ठीक। तो इसके तीनों जो मीटिंग्स हुई थी, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, आप पढ़ लेना इसको, ठीक। और इसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आता है, तो सेबी वही 1992 में इसको वो बनाया गया, एक एक्ट आया और बाकी 1989 के आसपास इसको बनाया गया था। इनका सिंपल सा काम क्या होता है, स्टॉक मार्केट को आप कैसे ये मैनेज करेंगे, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक। इनका काम है रेगुलेट करना। अब इसमें मेंशन किया गया कि FVCI कुछ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्या होते हैं। तो देखो पहले इन्वेस्टर 2-3 टाइप में आपको बता देता हूँ, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा किस चीज़ की बातें कर रहा है, ठीक। एक होता है एंजल इन्वेस्टर, बार बार आया हुआ है एंजल इन्वेस्टर। एक होता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या कहता है, बेसिकली इनका क्या काम होता है कि अपने रिलेशन में ही किसी को, ठीक, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है उसके स्टार्टअप में इनकी प्राइम फंडिंग होती है, स्टार्टिंग यही करते हैं, सारा फंड यही देते हैं, ठीक। बाकी जब आप उसके बाद प्रॉफिट कमाओ तो इनका शेयर देते रहना। तो एंजल इन्वेस्टर ये होते हैं जो अपने किसी रिलेशन वाले को ही फंडिंग कहते हैं, और ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। बाकी आपने देखा होगा टाटा अलग अलग जगह पे फंडिंग करते रहते हैं नए इन्वेस्टर को, तो उनका कौन सा रिलेशन है, तो ऐसे कुछ ही होते हैं। बाकी आपको पता है कि इन्वेस्टर अगर आपको करना है ना, तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हो कि आपके कोई रिलेशन में हो जहाँ पे आप थोड़ी सी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए। और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्या होता है, तो एक वेंचर फंड होता है, ठीक। वेंचर फंड का कोई मैनेजर होगा, कोई मैनेज कर रहा होगा, कोई कंपनी होगी, उसमें कोई आकर के इन्वेस्ट कर रहा है, 10-15 लोग लाके फंड डाल रहे हैं कि ये लोग कहीं ले जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब 10 लोगों का फंड आ रहा है अगर, तो ये जो फंड दे रहे हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो गए, और फिर ये जो फंड बन रहा है वो वेंचर कैपिटल फंड हो गया। तो ये कोई नई स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं खर्चा करने वाला, ठीक। क्यों, क्योंकि फिर वोलेटाइल बहुत हो जाएगा ना। अब इसमें क्या है, पहले वाले में एंजल इन्वेस्टर में क्या है कि इसमें इनके पास रिस्क भी हाई है, लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट जिसमें किया है वो हर वक्त मॉनिटर करते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन दूसरे वाले जब जिसमें इन्वेस्टर आए हैं उन्हें चाहिए प्रॉफिट, तो आप ऐसी चीज़ में बिल्कुल वोलेटाइल सिस्टम में नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते कि कल आपने पैसा लगाया परसों खत्म, नहीं। तो ये थोड़ा वोलेटाइल तो होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट हाई होता है, ठीक, प्रॉफिट हाई होता है। तो ये किसी ऐसे सिस्टम में लगाएंगे, कोई ऐसे स्टार्टअप में जो स्टार्ट हुई जिसको 3-4 साल हो गए हैं, अब वो ग्रोथ कर रही है, तो A स्टेज पे है, B स्टेज पे है, C स्टेज पे है, फाइनलाइज स्टेज पे है, तो धीरे धीरे ग्रोथ करे। तो फाइनल स्टेज में जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें बहुत सारी शेयर्स आते हैं, ये वेंचर का सिस्टम नहीं होता, उसमें हम और आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। कैसे, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया और पता नहीं कौन सा मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो फंड है ना, ये बड़े बड़े फंड हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि इनकी 70,000-75,000 करोड़ की जो फंड है वही चल रहा है। तो ये बाकी अडानी अंबानी इन सब की जो कंपनी जो शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वेंचर का ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, चल रही है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट की, उसकी ग्रोथ में अब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अब वो पहले स्टेज पे है, पता चल रहा है कंपनी आगे बढ़ रही है, अब हम लगाएंगे तो सडनली ग्रोथ उसका स्पाइक करेगा ना। समझ लो ऐसे कुछ चार्ट एक बना है, जब चार्ट बनता है तो कुछ जब कंपनी स्टार्ट करती है तो उसका ऐसे ऐसे कुछ रहता है, ठीक। अब इस स्टेज पे आप आके लगा रहे हो, दूसरी जो कंपनी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, अब यहाँ पे आपकी उतनी वैल्यू रह नहीं गई है। आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो बोलेगा 7% ही इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन इसको पैसे चाहिए। अब इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो कहेगा लाओ 15% में दूंगा, क्योंकि अभी इसको पता है कि अभी भी मेरी कंपनी वोलेटाइल है। तो अभी जब इन्वेस्ट करोगे तो हाई प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक। तो इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू। अब फॉरेन का क्या है, सेबी ने एक नया रूल ले आई है कि जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें ना, उनको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले तो डिजाइनेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये क्या है, एक बैंक है, जो बैंक आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी कंपनी में, किसी फंड में, उससे पहले आप एक सर्टिफिकेट ले आओ कि हाँ आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो। उसका सर्टिफिकेट लाने के बाद तब आपको उस मार्केट में आना होगा, उस मार्केट में सेबी के साथ रजिस्टर करना होगा, फिर आपके उसके बाद वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। प्रोसेस देख रहे हो आप, प्रोसेस क्या क्या है
कि पहले आप बैंक से सर्टिफिकेट लो, फिर सेबी में जाओ, फिर सेबी देखेगी सारी चीज़ें, फिर रजिस्टर करेगी, फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक। ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो यही नियम ले आई है, ये सारी चीज़ें ले आई है, यही रेगुलेशन ले आई है बेसिकली सेबी, ठीक। तो ये आपका फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो गया, ठीक। बाकी ब्रॉडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप देख ही सकते हो कि कंपनी, पेंशन फंड, रेजिडेंशियल, एनआरआई, ओसीआई, ये सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, पेंशन फंड हो गए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें रेजिडेंट इंडियन है जो बाहर रह रहे हैं इंडिया के, एनआरआई, ओसीआई, वो कौन सा कार्ड होल्डर होता है, कोई कार्ड होल्डर का नाम नहीं, पूरा फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये सारे लोग होते हैं। तो मैंने आपको एंजल पढ़ा दिया, वेंचर कैपिटल पढ़ा दिया, और फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, ये भी बता दिया, ठीक। अब इसके बाद अगला आते हैं हम, इससे भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1989 में आई थी, 1992 में स्टेटस मिला। रेगुलेशन करने का काम है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करती है, जो भी अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस चल रही हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड वगैरह में, उसको ये रेगुलेट करती है। साथ में इन्वेस्टर जो होते हैं उनके एजुकेशन को प्रमोट करती है। ये सारे काम है सेबी के। और बाकी सेबी के रिसेंट इनिशिएटिव जो है स्कोर 2.0, इसमें क्या काम करना है कि इन्वेस्टर की कंप्लेंट को 21 कैलेंडर डेज में उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करें। और बाकी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इसके बाद आता है स्कोर 2.0, मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आ रही है, ठीक। तो बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें, क्योंकि ये न्यूज़ कोई खास है नहीं, क्या इसमें क्या नहीं है, आपको इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है पता होना चाहिए। एक कंपनी में आप हो, ठीक, और दूसरी कंपनी से आपका कुछ कोई कॉन्टैक्ट है, पहले आप इसमें काम करते थे, इसकी कुछ अनपब्लिक थिंग्स हैं जो अभी पब्लिक में नहीं आई हैं, वो चीज़ आप इस कंपनी को बता रहे हो। जैसे आपने मान लो ओला में काम कर रहे हो, पीछे आप किसी दूसरी कंपनी में थे, ये इसमें एक इन्वेस्टर है, ठीक। आप क्या करोगे आप कि आपको पता है कि ओला अभी ई व्हीकल लेके आ रही है, ठीक। अब ई व्हीकल की मार्केट इंडिया में बड़ी होने वाली है, तो आपको पता चला कि कल ही ये लॉन्च होने वाली है। तो आपने क्या किया, इस कंपनी को बता दिया। अब सुबह मार्केट स्टार्ट होगी, उससे पहले वो बहुत सारे शेयर परचेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि अभी कम रेट पे मिल जाएगा उसको, और जब ये लॉन्च हो जाएगी तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इस शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर वो बेच देगा मार्केट में उठा के उसको। 10 रुपये में खरीदा और सडनली प्राइस हाइक हुआ 50 रुपये, सीधे पर शेयर उसको 40 रुपये का फायदा हो गया। ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, कि कोई आपका इनसाइडर है वहाँ पे जो अनपब्लिश्ड थिंग को अभी आपको बता दे रहा है पहले ही। आपने वो देखा होगा स्कैम 1992 वाला। अगर वेब सीरीज नहीं देखी तो बहुत अच्छी वेब सीरीज है, आप उसको जाके देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से, बेसिकली स्टॉक मार्केट आपको अच्छे से समझ में आने लगी, ठीक। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। अगला है सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ए पर्सन जो क्रेडिटर है, जो लोन दे रहा है, बी पर्सन जो लोन ले रहा है, ठीक। अब वो मान लो कि कुछ लोगों के तरीके अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए फिर भाग जाए, तो ये बंदा क्या करेगा, ए। तो ये क्या करता है कि सी को कहता है मुझसे कुछ प्रीमियम लो, मुझे इंश्योरेंस दो। मान ले 10 लाख रुपए मैंने इनको दिया, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएँ तो आप 5-7 लाख रुपए मुझे दे दोगे, 7 लाख रुपए मुझे दे दोगे, ठीक। अब उसके लिए कुछ प्रीमियम भी माँगेगा, मुझे भी तो कुछ चाहिए, तो कुछ आपका ऐसे सिस्टम तय हो गया कि 10,000 15,000 आपको साल के प्रीमियम भरने पड़ेंगे। तब मैं आपको, अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो मैं आपको पैसे दे दूँगा। नहीं डिफ़ॉल्ट करता तो जो मेरे पास पैसे मेरे हुए, सी के पास जो भी प्रीमियम है वो सी के हुए, और क्रेडिटर ने बी को जो भी दिया था उसने उसका लोन लौटा दिया। तो सिंपल सा सिस्टम है, खुद को वो इंश्योर कर लेना कि हमारा पैसा कहीं जाने ना पाए, बस ये सीडीएस है, ठीक। बाकी इसके बाद आता है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप का क्या सिस्टम होता है कि सडनली आपने कुछ मार्केट में, वही जो इनसाइडर वाला सिस्टम था ना, तो क्या वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ गई और कोई किसी चीज़ का प्राइस बहुत इन्फ्लेट कर गया, शेयर के प्राइसेस, ठीक। अब लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया उसमें उठा के। पता चला कि कल, हाँ, वही ओला वाला सिस्टम, मान लो कि व्हीकल लॉन्च करने वाला है वो, तो सडनली लोगों को लगा शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, खूब सारा पैसा डाल दिया मार्केट में उठा के। अगले दिन पता चला वो फेल कर गई, कह रही नहीं भई 1 साल और लगेंगे, तो सडनली प्राइस गिर जाएँगे। तो पहले पंप किया था, अब वो सारी चीज़ें डंप हो गई, सारा खराब हो गया। जो भी पैसा मार्केट में आया था तो उससे फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उसको हुआ ना, आपने सडनली बहुत ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया। अब जिसके पास पैसा होगा वही मार्केट में रुकेगा अगले 1 साल के लिए। आपके पास पैसे नहीं है, ₹10 का खरीदा था आपने, ₹8 में बेच दिया, जिसके पास पैसे हैं, जो 1 साल तक सर्वाइव कर सकता है वो खरीद लेगा। और उसी ने ये सारी चीज़ें न्यूज़ को मार्केट में फैलाई थी कि एक बार प्राइस बढ़ेंगे और फिर सडनली घट जाएगा प्राइस, फिर मैं उसको खरीद लूँगा, 1 साल वेट करूँगा, प्राइस बढ़ जाएगा, मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो ये है, ठीक। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? तो ये इंडेक्स पे चलती हैं, ठीक। लाइक आपने ये पढ़ा होगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड। तो ये इसमें क्या होता है, एक पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड का काम क्या होता है, ये इंडेक्स में, स्टॉक में नहीं, इंडेक्स में ये भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये रोज़ चीज़ों को मॉनिटर तो करते हैं, लेकिन इनका क्या है कि कुछ 8-10% हमें प्रॉफिट मिलता रहे, हमें और इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हम बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन जो ईटीएफ होता है ना, ये उसी मार्केट में जाता है जहाँ इसको फ़ायदा ज़्यादा हो, ठीक। लाइक इसको देख रहा है, इसको दिख रहा है कि ये जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, ये कम रिटर्न दे रहा है और आज के दिन में ये रिटर्न हमें बहुत ज़्यादा देने वाला है। इससे पैसे निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर देगा, ठीक। तो ये भी कंसिस्टेंटली मॉनिटर करता है, लेकिन बहुत एक्टिवली इसमें काम करता है। ये होता है ईटीएफ। ईटीएफ का सिंपल सा सिस्टम है, एक ऐसा फंड है जो ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग कंट्रीज या कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक, जो अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो ये ईटीएफ आपका हो गया। ये सब उस बुक में लिखा है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक। तो ये होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सिंपल सा लिखा हुआ है, मैनेजेस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ
ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके ट्रेड के सेटलमेंट और क्लियरेंसेज है ना, वो मैनेज करने का काम इनका होता है, सीसी का। ठीक, इसके बाद फिर इन्फ्लुएंसर, तो आपने देखा होगा इस टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे आते हैं, कोई एजुकेशन के बारे में बता रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में, भले उन्होंने खुद कुछ भी ना इन्वेस्ट किया हो, ठीक, लेकिन वो बताते ज़्यादा हैं, आपको सारा ज्ञान दे देते हैं, उनके पास रहे ना रहे, उन्होंने तय कर लिया कि ज्ञान की पोटली आपके हाथ में पकड़ा कर ही छोड़ेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे फिर जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आप यूट्यूब पर डालो तो आपको स्टॉक मार्केट की 1000 बातें दिखाएंगे लोग कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया, पता नहीं खुद किया कि नहीं किया, लेकिन आपके पैसे लगवा देते हैं। तो सेबी कह रहे हैं कि फिर इन्फ्लुएंसर को अब रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो पता चला आप नहीं समझ आ रही चीज़, अब आप रेगुलेट कैसे करोगे? यूट्यूब पे कोई भी आके कुछ भी बता रहा है, आपके पास पैसे हैं, आप मार्केट में लगाते जा रहे हो, उसको पता ही नहीं खुद, क्योंकि उसको केवल व्यूज़ चाहिए, तो यूट्यूब पे कुछ भी बता रहा है आपको, और आप कहीं भी मार्केट में लगा रहे हो, पैसे आपके डूब रहे हैं, सारे पैसे डूब गए, आपने फांसी लगा ली, फिर गवर्नमेंट परेशान हो गई कि ये सब क्या चल रहा है। तो कह रहा है कि अब आप केवल जो रजिस्टर्ड, ये वैसे यूट्यूब की बात नहीं है, ठीक, जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, ये जो मार्केट होती है ना, बेसिकली जो सेबी है, उसके बाद स्टॉक मार्केट है, उसके आस-पास जो लोग बैठते हैं, जैसे कौन से हर्षद मेहता टाइप के लोग, जो इसके बारे में एजुकेशन देते थे आपको, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, तो ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड हो गया आप तभी काम करेगा। यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ भी रेगुलेशन नहीं, ठीक। यूट्यूब क्या, आप ओटीटी पे देखो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे बहुत कुछ शो ऐसे चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी परेशान बैठा है, वो भी मामले डील करता है, कहता है क्या ही करूँ मैं। अब इसके आगे आता है सेटलमेंट साइकिल क्या होता है। सेटलमेंट साइकिल ये हो गया कि आपने किसी को 1 मिनट, आपने किसी को कुछ पैसे दिए, कुछ आपने खरीदा, सपोज़ करो कि आपने किसी के यहाँ से एक फ्रिज खरीद ली, ठीक। ए पर्सन ने बी के यहाँ से एक फ्रिज खरीदी, ठीक। अब उसने तुरंत पेमेंट नहीं किया, कह रहा 5 दिन बाद पेमेंट कर दूँगा, तो सेटलमेंट सिस्टम क्या हो गया कि 5 दिन में मैं पेमेंट, यानी कि एक तो आज का टी हो ही गया प्लस 5। तो इंडिया में पहले T2 T3 चलता था, ठीक। 2-3 साल पहले इंडिया लेके आया T+1 सिस्टम। जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक या शेयर्स बेचे जाते हैं ना, तो सडनली आपने देखा होगा, मूवी भी देखो आप, तो पेपर लिए रहते हैं, कहते हैं कि हमारा 500 शेयर हम खरीद रहे हैं, कहाँ पैसा वो देने जा रहे हैं, देने जा रहे नहीं, लेकिन नोट हो गया उनका सेबी के अंडर कि आपको 500 खरीदना है तो खरीदना है। लेकिन अब इसके सेटलमेंट में जब देरी होती है, जो पैसे देने वाला जब वो देर करता है, तो थोड़ी-सी मार्केट पे लोगों का भरोसा फॉरेन कंट्रीज़ का कम होता है, इसलिए आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होता है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, ठीक? तो मार्केट ग्रोथ कम हो जाएगी, जैसे आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट वहाँ की है, बेसिकली अमेरिका की कुछ 50-55 ट्रिलियन डॉलर की है, हमारी कुछ 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि ये इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, ठीक? चाइना का भी कुछ 20-30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की मार्केट। ये क्या होता है कि ये सारे पैसे आते हैं, तो जो कंपनीज़ शेयर अपना उसमें रजिस्टर करके रखती हैं, उनके पास पैसे आते हैं, वो पैसों को यूज़ करते हैं, ठीक? अभी आप एक पढ़ोगे आगे कि जो फाइनेंशियलाइजेशन होता है वो क्या होता है। फाइनेंशियलाइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है कि लोग इन्हीं सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, बाकी और सारी सिस्टम में नहीं इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट जैसे आप पहले उसको छोड़ो, पहले बाद में फाइनेंशियलाइजेशन बताऊंगा, नहीं तो दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। अभी पहले आप यही देख लो। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि T+0 सिस्टम, मतलब उसी दिन आपको पेमेंट करना हो, कुछ ऐसा सिस्टम ले आए कि आपने शाम तक, आपका स्टॉक मार्केट चला, शाम को आप पेमेंट कर दो, ठीक। तो अभी T+1 चल रहा है एक दिन में, जैसे आपने आज स्टॉक मार्केट में जो भी खरीद फरोख्त की, कल तक आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन अब ये चल रहा है कि शायद हम ये सिस्टम ले आएँ, एक ऑप्शन चूज़ कर रही है। इससे क्या होगा कि थोड़ी-सी बिलीव सिस्टम ये ज़्यादा बढ़ जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने लगेगी इंडिया में, ठीक। तो बाकी आप देख लो, जो भी ये रिफर पीरियड, वही सारी चीज़ें, पीरियड बिटवीन सेटलमेंट कितने टाइम में किया जाता है, तो ये सेटलमेंट सिस्टम होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है मैंने पहले आपको बता दिया, नीचे लिखा होगा कुछ फ़ायदा नुकसान। हाँ, ये एनहांस लिक्विडिटी मैनेजमेंट करेगा, इंक्रीज़ करेगा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, ठीक। इसको 1993 के आसपास सेबी ने बोला कि हाँ नेशनल स्टॉक है, ऑपरेशन के 1994 से ऑपरेशनलाइज कर दिया। अब इसमें क्या होते हैं कि स्टॉक, बॉन्ड और ये सारी चीज़ इसमें इन्हीं की सेल एंड परचेज होता है, ठीक। इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। थोड़ी-थोड़ी इसके बारे में, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है कि मैं इसमें कुछ समझाऊँ। इसमें ये सारी चीज़ें रजिस्टर होती हैं, निफ्टी कहते हैं इसको, ठीक। ये कौन-कौन से, अब ये क्या है कि टेक्नोलॉजी का सिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फर्स्ट, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स इसी में आया है, ठीक। जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे का है, उसी में आया है, ठीक। ये सारी चीज़ें, तो ये सिंपल सा है, केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नॉलेज दी गई, थोड़ा-सा पढ़ लो क्योंकि पता होना चाहिए सब, ये समझाने का कुछ नहीं है। कोलोकेशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग क्या होती है? अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसको। सपोज़ करो आप कि एनएससी के पास हो आप, ठीक। अब जो उसमें वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, ये 1 मिनट, बोरोवर क्या कहते हैं इन्हें, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा वो, ये तारक मेहता वाली जो वेब सीरीज़ आई है, उसमें कई अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं, इनके नाम भी नहीं, हाँ, ब्रोकर्स जो होते हैं ना, तो ब्रोकर्स का क्या है, ब्रोकर के अलग-अलग छोटे-छोटे और ब्रोकर्स होते हैं। ये जाएँगे मार्केट में, जैसे हर्षद मेहता बना था उस वेब सीरीज़ में, ठीक। तो ये क्या करते हैं कि सेबी है, उसकी जो प्रीमाइसेस होते हैं, उसके अंदर में इनके अलग-अलग सारे सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं। अब मार्केट, पता चला हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर, हमें न्यूज़ बाद में मिलेगी किसी चीज़ की, उनके सारे सिस्टम अंदर में ही लगे हैं। कोई न्यूज़ सामने उस पे आई नहीं, जो बाहर वो लगी होती है, बड़ी-बड़ी एलसीडीज़ लगी होती हैं। इन सब पे नई कोई न्यूज़ आई नहीं, आप तक पहुँचेगी नहीं, उससे पहले उनको मिल गई और उन्होंने अपने इन्वेस्टर को बता दिया, ठीक।
तो उन्हें कैसे पता, अब वो जल्दी से इन्वेस्ट कर ले जाएंगे। तो इसके कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग यही होती है बेसिकली, फीस से रिलेटेड होती है। जो वो अपने पास में वो ज़्यादा फीस भी चार्ज करेंगे ना। अब आप ग्रो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन लोगों का बहुत बाद में सारी चीज़ें पता चलती हैं, इतना सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता है। जो अभी भी पक्के इन्वेस्टर है ना, बहुत तगड़े वाले, वो भी वहीं पे जाते हैं। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सारी नॉलेज थोड़ी बाद में आती, नहीं तो हम और आप इन्वेस्ट करने लग जाएंगे इतने अच्छे से। तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर ही हैं उनका क्या होगा, ठीक। तो ये बेसिकली उसके बारे में है, ये क्या करता है क्या नहीं करता, अब इसमें आप पढ़ लेना। मैंने आपको कोलोकेशन या प्रॉब्बिलिटी होस्टिंग क्या होती है बता दिया। अब फाइनेंशियलाइजेशन, वही सारी चीज़ें, फाइनेंशियलाइजेशन पे घूम के आ गया कि फाइनेंशियलाइजेशन होता क्या, डेफिनेशन आप पढ़ लो कि एक प्रोसेस है जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल एलिट्स गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। जैसे आपको पता है आपके पास अब पैसे आते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, आप एसआईपी करते हो, स्टॉक, आप नए नए सिस्टम, क्योंकि नए नए ऐप आ गए हैं, तो आप कहते हो कि बैंक को क्यों ही देना, हम स्टॉक में ही यूज करेंगे। अब स्टॉक में जो पैसे जा रहे हैं, जिस कंपनी पे आप लगा रहे हो उसी को मिलेंगे। लेकिन क्या होता है जब आप सेविंग करते हो ना, बैंक के पास भले ही 8% 7% दे रहा है, लेकिन जब आप बैंक के पास सेविंग करते हो तो वो किसी को भी लोन देता है, नई कंपनीज भी उससे खड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप पैसे लगा रहे हो तो उन्हीं के पास पैसे जा रहे हैं। ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप बैंक लगे हैं कि वहाँ से पैसे किसी को भी दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं। वो जिस कंपनी का है वही अपनी एसेट क्रिएट करती है, नया कोई स्टार्टअप वगैरह नहीं बनता। हाँ, टाटा जैसे लोग होते हैं तो नए एंजल इन्वेस्टर टाइप के बन जाते हैं, फिर नई नई स्टार्टअप स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन अगर आप अडानी, अंबानी या बिरला सीमेंट, इन सब में आप इन्वेस्ट करो तो ये अपनी नई नई ही अलग अलग ब्रांचेस खोलते जाएंगे, उसी में सारे पैसे लगाएंगे और आपको रिटर्न वहीं से कमा के देंगे, ठीक। तो ये है, इसलिए इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ये फाइनेंशियलाइजेशन होता है। अच्छा, कंसर्न क्या है, तो कंसर्न भी मैंने इसी में आपको बता दिया सॉरी, कंसर्न भी आप इसमें पढ़ सकते हो, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। वही इंक्रीज करेगी इनइक्वालिटी को, किसी के पास ज़्यादा पैसे, किसी के पास कुछ नहीं। डिस्टॉर्ट करेगा फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी को, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, अदर ट्रेड एंड गुड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। मूवमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिकली तो इकोनॉमी को प्राइमरीली डिसाइड करता है, ठीक। लेकिन आप जब सोच के देखो कि कुछ लोग ही बढ़ेंगे तो बाकी जनता का क्या होगा। फाइनेंशियलाइजेशन का बहुत सिंपल सा इम्पैक्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट जाननी है तो 2020 से पहले की जानिए। 2020 से पहले बड़े-बड़े जो आज के हमारे अमीर हैं लोग हैं ना, उनके कुछ 50 से 60 बिलियन डॉलर ही हुआ करते थे आज के टाइम पे। एक टाइम पे अडानी तो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गए थे, तो आज 100 150 बिलियन डॉलर। और वर्ल्ड वाइड आप देख लो तो कोरोना के बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि लोग बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करने की जगह इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनके पास पैसे आते हैं, इन्हीं की वेल्थ बढ़ती है, क्योंकि इन्हीं को शेयर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। किसी भी कंपनी में इनके मैक्सिमम शेयर्स होते हैं, तो इकोनॉमी तो बेसिकली बढ़ रही है, ठीक। लेकिन इनइक्वालिटी भी साथ में बढ़ती है, ठीक। इसके बाद अगला आते हैं इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। इंडिया में कौन कौन से टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो फ्यूचर होता है, फॉरवर्ड होता है, ऑप्शन होता है, स्वैप्स होता है। 4 टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है कि एक सिस्टम जो स्टॉक मार्केट में आप जिसके थ्रू आप सेल एंड परचेज करते हो। फ्यूचर मार्केट क्या होता है कि दो लोग बैठ के डिसाइड कर लिए कि भैया सामान मैं आपका खरीदूंगा, लेकिन जैसे है नहीं कि आपको कुछ खरीदना हो तो आप दुकान पे जाओ, पता चला कि आपको 50 रुपये किलो चीनी है, भैया 10 दिन बाद ले जाऊंगा, पैसे भी जमा कर ले रहा हूँ मैं, जमा कर देता हूँ, लेकिन ले जाऊंगा 10 दिन बाद, तो पैसे आपको वही सारे 50 रुपये के हिसाब से देने हैं सॉरी। तो ये होता है फ्यूचर डेरिवेटिव्स। इसमें आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा रेट रहेगा, बाकी फ्यूचर में हम इसका सेल परचेज कर लेंगे। अगला एक ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन में क्या है कि आपने पढ़ा होगा एक पुट ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन होता है। इसमें ऑब्लिगेशंस नहीं होता। जैसे आपने दो लोगों बैठ के साइन किए, अब किसी को बेचना है, तो पुट ऑप्शन में क्या होता है कि सेलर वांट्स टू सेल, सेलर चाहता है कि सेल करूं मैं, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि सेल करे। सेलर ने बोला था परचेजर को कि हम बेचेंगे अपना सामान, लेकिन आज उसको दिख रहा है कि प्रॉफिट कम है मेरे पास, ठीक। पता चला कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था आपका, ठीक, लेकिन आपने उसमें पुट ऑप्शन रख दिया था। क्या था कि जब आपने साइन किया था 8 रुपये में था, अब आज उसको दिख रहा है कि 20 रुपये उसी शेयर के मिल रहे हैं मुझे, तो उसमें सेलर वांट टू सेल तो करना चाहता है, लेकिन अगर आप 20 रुपये दोगे तभी सेल करेगा, 8 रुपये पे नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन है नहीं, और रूल के हिसाब से उसका परफेक्ट बैठ रहा है। वैसे ही होता है कि बायर वांट्स टू बाय, मतलब 8 रुपये में बात की थी, लेकिन आज 4 रुपये में भी सेम शेयर मिल रहा है, तो बाय तो करना चाहता है, लेकिन आप 4 रुपये में दोगे तभी बाय करेगा। ये होता है, यही सेम होता है। स्वैप में अलग होता है कि जैसे एक फ्लोज बिटवीन द पार्टीज के बीच में, एक दूसरे के बीच में कैसे किसी चीज़ की खरीद फरोख्त होती है, तुम अपना शेयर दूसरे को दे रहे हो, या मतलब आपस की बातें होती है ना कि कैसे कैसे आपको करना है। फॉरेन मार्केट में भी यही होता है। तो ये 2-3 टर्म है, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म है, ठीक। तो आपको इन्हें थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये न्यूज़ के चक्कर में मैं सारी चीज़ें बताता चला जाता हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है टॉपिक। तो ये 3-4 हैं, फ्यूचर बता दिया, ऑप्शन बता दिया, स्वैप बता दिया, फॉरवर्ड आपका काम है कैसे पढ़ना है, ठीक। एक आप पढ़ लेना, क्योंकि एक आध तो मैं भी छोड़ूंगा जिससे आप पढ़ो। इसका क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, तो व्हाट आर द डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किए जाते हैं, तो हेज के अगेंस्ट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट आप कर सको, इसके लिए आप कैसे रिस्क मैनेज होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि हो सकता है कल ये 20 रुपये का हो जाए, तो आपने पहले ही मैनेज कर दिया ना कि भैया 8 ही रुपये दूंगा मैं। और दूसरी साइड क्या हुआ कि दूसरे को भी दिक्कत ना हो, तो एक ऑप्शन और भी रख दिया पुट। इन दोनों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अब खुल के सामने आ रहे हैं, ठीक। बाकी चीज़ों का तो उतना है नहीं, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन को आप मल्टीपल टाइम यूज होते देखोगे, ठीक। तो ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो आपको भी दिख रहा है कि भैया 20 रुपये मिल रहा है, 8 रुपये में क्यों बेचना है मुझे,
तो ये और बाकी स्पेकुलेशन पे भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो लिवरेज करता है एक पोजीशन पे, यही सारी चीज़ें इसीलिए यूज होता है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट और एक स्पेकुलेशन पे चलता है कि स्पेकुलेट कर लो कि मार्केट में बाद में क्या होने वाला है। अब अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखा है तो आपको उसी रेट पे ही बेचना पड़ेगा, या तो लोग ज़्यादा फिर किस पे जाएंगे लोग। आपको पता होगा ना, जो एक लोन सिस्टम होता है उसमें 2 होता है। एक होता है कि जब आप एक इंटरेस्ट रेट होती है, और दूसरा उसमें सिस्टम होता है कि क्या कहते हैं उसको, मतलब ओवरलैप करता रहे। मान लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, घट जाएगी तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक। कोई फिक्स्ड नहीं, स्टैटिक नहीं है। तो लोग चूज़ करते हैं कि स्टैटिक रहे। क्यों? लेकिन जिन्हें ज़्यादा पता होता है कि हो सकता है कल को इंटरेस्ट रेट इस पे कम हो जाए, जो हमने लोन लिया है, तो कहते हैं कि फ्लोटिंग मार्केट को हम, फिक्स्ड नहीं, फ्लोटिंग मार्केट में हम इंटरेस्ट ले लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो होगा ना वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट होगा। कल को हो सकता है इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो कम पेमेंट करना पड़े। उसका एक और फ़ायदा होता है कि फ्लोटिंग में आपको रहता है ना, तो सडनली आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो अपना अमाउंट जो है बिना किसी उसके आप ज़्यादा चुका सकते हो। लाइक फिक्स पे आपने किया है तो उस पे भी आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट और पेमेंट करना पड़ता है कि आपने 30 लाख का लोन लिया और 10 दिन बाद के आपके पास 20 लाख आ गए, तो अपने का 20 लाख जमा कर देता हूँ। तो कहेगा दिया मैंने किस लिए था, कोई फ़ायदा तो मुझे मिल नहीं रहा। तो कहेगा इस पे भी आपको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20 नहीं 21-22 के आसपास आपको देना होगा। तो मैं 20 लाख आपके वहाँ से बैलेंस शीट से हटाऊंगा कि हाँ आपने 20 लाख जमा किए हैं, तो 2 लाख एक्स्ट्रा और चाहिए। फ्लोटिंग में थोड़ा डिफरेंट है, आप 20 जमा करोगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी उम्मीद है कि 10 लाख पे हो सकता है कल को कुछ 15-20% का इंटरेस्ट रेट मुझे मिलने लगे, ठीक। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या होता है, रेटिंग क्या होता है कि आपकी जो कंट्री इस टाइम पे, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग यही होता है कि किसी कंट्री का, जैसे आपने सुना होगा ना मूडी करती है इंडिया की रेटिंग। हम चाहते हैं कि अभी B++ या BBB+ ऐसे कुछ में, ठीक। हम चाहते हैं AAA+ में आ जाए हम, ताकि खूब सारी FDI, खूब सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। अभी उतना तो नहीं है लेकिन हम इंप्रूव कर रहे हैं बेसिकली, ठीक। B++ या किसी में है। तो ऐसी होती हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसीज। ऐसी छोटी छोटी जो कॉर्पोरेशन होती है ना, छोटे या बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं, उनको भी रेटिंग मिलती है, क्योंकि उसमें भी तो इन्वेस्ट करना है लोगों को। देखो एक ये हो गई, एक कंट्री हो गई, ठीक। सर एक मिनट थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ मैं आपको इसे। एक ये वर्ल्ड हो गया, ये कंट्री हो गई, और कंट्री के अंदर में छोटे छोटे कॉर्पोरेशन हो गए, स्टॉक मार्केट हो गई, ठीक। अब पता चला इसके आपकी कंट्री के अंदर में कुछ आपकी रेटिंग एजेंसीज रहेंगी जो अलग अलग कॉर्पोरेशन को रेटिंग देंगी। ये खराब है, L&T बहुत खराब चल रहा है, अडानी बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? हम कहेंगे इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अडानी की प्राइसेस आगे बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। L&T में इन्वेस्ट करेंगे, कल को डिफॉल्ट कर गया फिर हमारे पैसे चले जाएंगे। सेम काम फॉरेन इन्वेस्टर भी आके करेंगे इसी में, ये भी इसमें लगाना चाहेंगे। तो ये कौन सी हो गई? ये जो आपकी सोवरेन, जो आपकी कंट्री की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इनका हो गया। लेकिन जब आपकी सोवरेन रेटिंग होगी तो एक कंट्री की रेटिंग होती है कि उनके यहाँ मार्केट की फ्लैक्चुएशंस कैसी है, मार्केट की डायरेक्शन कैसी है, गलत डायरेक्शन में जा रही है या अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी आपको पता होगा बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, खूब प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आप इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडिया की मार्केट अगले 10 सालों में आसमान छूने वाली है। बहुत बीच में अभी तो बहुत गिर के चल रही है, ठीक। 2-3 में तो मैंने खुद ने SIP कर रखा है, वो बहुत बेकार जा रहा है, ठीक। लेकिन जो थोड़े समझदार होते हैं ना, इस टाइम पे परचेज करते हैं। उन्हें जब मार्केट थोड़ी गिरती दिखती है, और जो लॉन्ग विजन में चलते हैं, 10-5 साल आगे की चीज़ों को लेके चलते हैं ना, तब उनका क्या होता है, वो यही देखते हैं कि कौन सी कंट्री में। और ये किससे होता है? ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हो गया। रिफॉर्म जितना आप ले आओगे ना, उतना ही, जैसे पता चला कोई मान लो US की कोई कंपनी है, इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है। अब 3 महीने उसको क्लियरेंसेज में ही लग जा रहे हैं, पॉल्यूशन क्लियरेंस, पता नहीं बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बाकी पता नहीं बहुत सारे क्लियरेंस चाहिए होते हैं। अब 3 महीने तो वो कहता है कि छोड़ो जाने दो, इंडिया में क्यों जाना, चाइना में 3 दिन में करके दे रहा है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रिफॉर्म करके आप भी अगर ले आते हो, 30 नहीं 10 दिन भी ले आओ, तो थोड़ी क्या है ना, इंडिया की जो इमेज है चाइना से अच्छी है। चाइना के में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके यहाँ लेबर सस्ता है, बस। तो इंडिया में लेबर महंगा नहीं है। इंडिया में करप्शन और ये जो क्लियरेंसेज बहुत टाइम में मिलते हैं ना, तो करप्शन की वजह से ही क्लियरेंसेज होते हैं डिले, तो इसकी वजह से लोग नहीं आना चाहते। तो एक रेटिंग करती है। अब कुछ इंडिया में रेटिंग को कौन मैनेज करेगा? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन मैनेज करेगा? सेबी मैनेज करेगा, ठीक। और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम आपको याद करने होंगे, क्रिसिल, ICRA, केयर, इंडिया रेटिंग, 3-4 याद कर लो, क्योंकि UPSC ने पहले भी पूछा, आगे भी पूछेगा कि ये इंडिया की है, ठीक। तो 3-4 याद कर लो, ताकि आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई तो कर पाओ। और ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे मूडी, फिच, S&P, ठीक। अब सोवरेन क्रेडिट, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसके पैरामीटर क्या होते हैं और फायदे क्या हैं। तो सिग्निफिकेंस फैसिलिटी, बोरोइंग फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स, जो आप देख रहे हो ना कि बजट में 16 लाख करोड़ का डिफरेंस आ रहा है रेवेन्यू और जो हम एक्सपेंडिचर करें, वो कहाँ से आएगा? हम बॉन्ड निकालेंगे तो पता चला कुछ मिल ही नहीं रहा है, फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो जब रेटिंग अच्छी रहेगी आपकी, तभी तो आपको बाहर से लोन मिलेगा। तो इसको प्रमोट करता है, बूस्ट करता है, इन्वेस्टर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आपको अट्रैक्ट करने देगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। तो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आपकी हो गई। बाकी आप ये देखो शायद, हाँ, BBB है हमारा, ठीक। इसके बाद कुछ और की डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, ठीक। और तो देखो, इसको मैं अभी 1 मिनट छोड़ रहा हूँ, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, दोनों को एक साथ में मिला के मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में अगले। अभी मैं इसको इसीलिए ड्रॉप करता हूँ। आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या है।
ठीक। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से भी कह रही है कि हम इसको एक फंड बनाएंगे जिससे इन्वेस्टर को वही सिंपल सा क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना, नहीं तो पता चला फिर इन्फ्लुएंसर्स आए आपको कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दो और वहाँ करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। से भी कहती है कि फंड बनाओ जिससे हम इन्वेस्टर की एजुकेशन को आप फंड बना के हम लोगों को किसी प्रमोट करने आएगी। तो हो सकता है कुछ ऐसा बनाए, एक सिस्टम बनाए, एक चैनल बनाए, एक पोर्टल बनाए जहाँ पे आपको वो सारी नॉलेज मिलेगी कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रंट रनिंग का वही सिंपल सा सिस्टम है, आगे भागना। आप पहले न्यूज़ कलेक्ट कर लो और लोगों से पहले जो पब्लिक में चीज़ें नहीं है उससे पहले आपको न्यूज़ पता हो और पहले ही बाय कर लो आप, तो बाद में सेल करोगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये होता है फ्रंट रनिंग। ठीक, अब कैसे आप पता चला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो। ठीक, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हो, देखो मैंने आपसे बार-बार इसीलिए कहा, इसीलिए मैं आपको ये दोनों समझा रहा था। ये दोनों समझना बहुत ज़रूरी है। दो लोग बैठे ए एंड बी, अब ये कह रहा है आपको बेचना है, ये कह रहा है हमें खरीदना है। ठीक, ये कुछ बेच रहा है लेकिन बी को पता है, ए को नहीं पता है कि मार्केट में क्या होना है, लेकिन बी को पता है कल को मार्केट गिरेगी। अभी उसके प्राइस 20 रुपए हैं, कह रहा है आज दो तो 20 रुपए में ले लूँगा, अगर फ्यूचर में मुझे खरीदना है तो मैं 8 रुपए में लूँगा। कहेगा क्यों? क्योंकि उसको पता है, वो कहेगा नहीं, नहीं मुझे पता नहीं। तो सामने वाला भी थोड़ा अचंभे में आ जाता है कि क्या करना क्या चाहिए, 8 रुपए क्यों कह रहा है या 10 रुपए क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आगे मार्केट गिरने वाली है, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ही ना साइन हो। नहीं मानोगे आप तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होगा, लेकिन उसको ज़रूरी है बेचना ही बेचना, नहीं बेचना तो नहीं बेचेगा। नहीं ज़रूरत है ना, तो बेचेगा ही नहीं वो। भैया 8 रुपए में क्यों बेचना? लेकिन उसको अभी ज़रूरत है ना कि नहीं, बेच के किसी तरीके से मार्केट से भागता हूँ, तो सामने वाला प्रेशराइज़ करेगा कि नहीं चलो 8 नहीं तो 10 ले लो। ठीक, क्योंकि उसको पता है कि आगे जब मार्केट गिरेगी तो इसका रेट 15 होगा 20 से, तो और गिरा के 10 रुपए में ले रहा है, ताकि कुछ तो प्रॉफ़िट उसको रहेगा। उठ गई तो अलग बात है। तो फ्रंट रनिंग का काम ये होता है कि बेसिकली आपको नॉलेज होती है। सेम काम हुई, उसमें भी हो जाता है ऑप्शन में, कॉल या पुट ऑप्शन में, जहाँ पे सेलर को सेल करना है लेकिन उसको नॉलेज है कि अभी 20 है लेकिन कल को 30 हो जाएगी, तो कह रहा है कि जब 10 दिन बाद मैं आपको बेचूँगा तो मार्केट उठेगी और 30 रुपए में, आपको खरीदना है तो खरीदो नहीं रहने दो। वही सेम काम वो जो बायर है वो करेगा कि आगे 20 का है 10 रुपए में हो जाएगा, आपको 15 में आप देना है तो दो, नहीं 10 दिन बाद दोगे तो 10 रुपए में ही लूँगा। तो पहले ही सारी चीज़ें हो जाती हैं बातें। तो ये फ्रंट रनिंग भी बेसिकली इंडिया में इलीगल है क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के अंदर आता है। ऐसे पता रहेगा तो फिर मार्केट का मतलब क्या? ठीक, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स एक आया है, कौन लेके आया है? तो स्टॉक मार्केट में कौन लेके आएगा आप बताओ? सेबी लेके आएगी ना। तो किस पे बेस्ड है? निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन पे बेस्ड है। तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक, तो अगले 30 दिनों में जो फ्लक्चुएशंस होने वाली है वो आपको पता होना चाहिए, बस यही है। ठीक, सिंपल सा। अब एक आता है फिल्टरनेट और एक होता है स्प्लेंडरनेट। तो अगले वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा साथ में, क्योंकि फिर ना टाइम लग जाता है इनको एक एक करके बताने में। फिल्टरनेट आपको बताना है, साथ में स्प्लेंडरनेट में जो एलॉन मस्क वाला मामला चला था, दोनों को मिला के बताऊँ, टाइम लग जाएगा दोनों में। तो इसलिए मैं इनको रोक के 2 टॉपिक हो गए जो आपको अगले वीडियो में पहले वही पढ़ाऊंगा। फिर परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? तो परपेचुअल बॉन्ड होता है कि उसमें ये डिसाइड नहीं होता कि इसकी मैच्योरिटी कब होगी। ठीक, उस पे कोई बॉन्ड हो गया, अब पता चला 10 साल के लिए आपने दे दिया तो 100 रुपए में खरीदा था, 200 रुपए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसकी एक परपेचुइटी होती है कि इतने टाइम में आपको दिया जाएगा और इस पे या तो मैं आपको कोई कूपन दे दूँगा, 100 रुपए में खरीदा था आपने, 50 रुपए का और कूपन मिल जाएगा 150 रुपए, या कुछ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दूँगा मैं। ठीक, फिक्स्ड इंटरेस्ट दूँगा, ये होता है। ठीक, परपेचुअल बॉन्ड। अब इसको AT+1 ये एक बॉन्ड ये भी सिस्टम होता है। ए सॉरी 1 मिनट, AT-1 AT+1 ये भी बॉन्ड होता है। अगर आगे न्यूज़ में रहा तो ये भी बताऊँगा, नहीं तो कभी किसी दिन मैं इकोनॉमी के कुछ टर्म के अलग से वीडियो लेके आऊँगा स्लाइड वगैरह बना करके, तो मैं उसमें बता दूँगा, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये परपेचुअल बॉन्ड, अब ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा डीप मत जाया करो। ये इकोनॉमी के टर्म हैं, इनको बस ध्यान दे लो, वैसे तो रटना होता है लेकिन रट नहीं पाओगे आप। तो परपेचुअल बॉन्ड वही है जिसमें परपेचुइटी पे आपको कोई फिक्स इंटरेस्ट या कूपन मिल जाए। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है? अब कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, कोई फॉरेन की कंपनी है, ठीक, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। अब वो डायरेक्ट मार्केट में आएगी तो जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, आके खुद रजिस्टर करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, तब फिर आपको रजिस्टर करना होगा। तो क्या करती है कि इंडिया में कोई एक कंपनी है, उससे मिल गई, कह रही है मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम किसी स्टॉक में लगाओ और हमें पैसे दो, जो फायदा हो रहा है। ठीक, अब इसमें केवल ये फॉरेन पोर्टफोलियो, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उसका एक है सेक्शन फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, FDI नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको अलाउ करती है गवर्नमेंट कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कंपनी के पास आए, उन्होंने कहा मुझसे पैसे ले लो, आप कहीं इन्वेस्ट करो, हमें प्रॉफिट दो। ठीक, तो इसने क्या किया कि किसी एक कंपनी बी में इन्वेस्ट किया, ए कंपनी ने, लेकिन अब इसने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो इसको क्या मिले? कुछ बॉन्ड मिले होंगे। अब ये बॉन्ड इन्हें तो दे नहीं सकता है, तो क्या करेगा, ये एक पार्टिसिपेटरी वो दे देगा, समझ लो कागज का टुकड़ा, वैल्यू बहुत होगी उसकी। ठीक, तो पार्टिसिप उसी को पी नोट कहते हैं, वो एक प्रॉमिस होता है। ठीक, कि प्रॉमिसनरी नोट टाइप का हो गया कि प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपको, ये आपके पास रहेगा। और उसकी बेसिकली क्या है ना, सेबी जो है उसको मान्यता देती है, उसको वेरीफाई करती है कि हाँ, अगर आपके पास पी नोट है और किस कंपनी ने इशू किया है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो कल को आपको मार्केट में पैसे मिलेंगे। अगर वो कंपनी आपके साथ धोखा करती है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। नहीं तो अब इसमें क्या होता है, एक तो ये लीगल सिस्टम हो गया और दूसरा आपने 100 देने थे, आपने 1000 दिया, 900 और इन्वेस्ट करो, लेकिन इसका हवाला के थ्रू हमें पैसे चाहिए। अब इस पे तो टैक्स लगने वाला नहीं है, बस आपने 100 को जो जेन्युइन दिखाया उसी पे टैक्स लगेगा, तो इससे
2 नंबर की बहुत चीज़ें होती हैं और टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो ये इसलिए है। पार्टिसिपेटरी नोट हो गया आपका, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे बना है? गिफ्ट सिटी में बना है, ठीक। बुलियंस क्या होते हैं? लाइक आपका गोल्ड हो गया, ये सिल्वर कॉइन हो गई, बाकी सारी जो भी स्टॉक में ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक। इंगोट्स या कॉइन, बार्स हो गई, ये सारी चीज़ें जिनकी प्योरिटी बहुत हाई होती है। कौन रेगुलेट करता है इनको? आईएफएससी अथॉरिटी यूज़ करती है, ठीक, जो फॉरेन मार्केट को कंट्रोल करती है इंडिया में, ठीक। कैरी ट्रेड क्या होता है? अब एक हाँ, साथ लास्ट है ये। तो कैरी ट्रेड क्या होता है बेसिकली कि जो आप क्या करो ना, कैरी ट्रेड का सिस्टम ये है कि आप किसी एक ऐसी स्ट्रेटजी ले आओ जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हो। सपोज करो कि आप किसी एक करेंसी को जो लो इंटरेस्ट वाली है, लो इंटरेस्ट की कोई करेंसी है, उससे किसी बाय करते हो कोई हाई इंटरेस्ट वाली करेंसी। जैसे आपने किसी से सपोज करो रुपए में ले लिया लोन, ठीक। लोन आपने रुपये में लिया, डॉलर में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इसका जो रिटर्न है बहुत ज़्यादा है और इस पे आपको इंटरेस्ट कम पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो, आपने 10 लाख रुपए ले करके इसको दूसरे सिस्टम से समझो। आपने 10 लाख रुपए 5% इंटरेस्ट पे लिया और वही 10 लाख रुपए 15% इंटरेस्ट रेट पे आपने खर्चा कर दिया, किसी को दे दिया। अगले 5 साल के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो आपसे यहाँ से जो आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, उससे आप केवल 5% का इंटरेस्ट देके 10% का फ़ायदा कमा रहे हो। यही सेम चीज़ कैरी ट्रेड में करेंसी के साथ होता है, ठीक। तो बस इतना ही है और आगे वाला टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब कैसे मैं बताऊँ कि इसको कैसे स्पीड बढ़ाऊँ मैं? समझ नहीं आता कि जल्दी से चीज़ों को पढ़ाऊँ या समझाऊँ। लेकिन फिर भी ये वीडियो कैसे भी करके एक पूरा मैं मतलब ये पीटी 365 इकोनॉमी की मैं 5 घंटे के अंदर में आपको कंप्लीट दे दूँगा। तो बेसिक लेकिन आपको व्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे, इस पे आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करो और पीछे जो पहला पार्ट था उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आप साथ में कमेंट भी नहीं करते, तो कमेंट करके बताओ कि मतलब मुझे पता तो चलना चाहिए ना। लाइक अभी देखो, मैं आपको अगला टॉपिक दिखाई देता हूँ कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अब इसमें पढ़ाना है इंडियन ट्रेड डेफिसिट क्या है, मैं आपको ट्रेड डेफिसिट पॉइंट होगा ये बता के निकल जाऊँ, लार्जेस्ट कौन-कौन से ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे ये बता के निकल जाऊँ, ट्रेड डेफिसिट बता दिया। अब बाकी आप देख लो कि क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, किसके साथ में कौन से सेक्टर में ज़्यादा आ रहा है, कौन सी कंट्री के साथ कौन सी कंट्री से एफडीआई ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इन सारी चीज़ों को जल्दी से बता दूँ तो आसान हो जाएगा। लेकिन साथ में यहीं पे अब देखो, आप लॉटरी बिजनेस क्या होता है ये आपको समझाओ, चिट फंड किसके अंदर आता है और क्या होता है, निधि कंपनी क्या होती है, ठीक। ये सब अगर मैं आपको पढ़ाऊँ बेसिक, क्योंकि ये है ऐसा नहीं सिलेबस का टॉपिक है। अब ये सब अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वीडियो बेसिकली बड़ा ही होगा, और नहीं तो मैं ऐसे पढ़ा के थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो की टर्म्स हैं उनको निकल जाऊँ तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो भैया आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक मेरी स्पीड यही रहने वाली है। मैं एक-एक चीज़ों को पढ़ाऊँगा, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपने स्टैटिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना मुझे पता है, इतना आपको पढ़ने के बाद आपने कोई बुक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, एक बार इसको रिवाइज़ कर लोगे पीटी 365 को, आपका बड़े आराम से इकोनॉमी का सेक्शन तैयार हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें आपको बेसिकली उसमें पढ़ के रखनी पड़ेंगी। इन्फ्लेशन कहीं आ गया तो मैं आपको बता दूँ इन्फ्लेशन क्या होता है, पर आपको 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, वो एटलीस्ट आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक। उसके बाद आपको कोई बुक पढ़नी है, नहीं पढ़नी, ना पढ़ो। आप एक बार बता दोगे कमेंट करके कि हाँ और बुक हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक दिन 1 घंटे की कुछ स्लाइड्स ले आऊँगा, मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ पढ़ा दूँगा आपको, जो भी इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, ठीक। तो देखते रहिए आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।